हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हॉस्पिटल से वापस लौटते वक्त मयूरी और अहान दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिस वजह से मयूरी नीचे की ओर गिरने लगती है। पर जैसे तैसे करके मयूरी ने खुद को गिरने से बचा लिया, पर अपने साथ जो वो फाइल लेकर आई थी वो वहीं गिर गई, जिसकी वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं बिखर गए। अहान, जिसकी वजह से ये सब हुआ था, वो अभी अपने फ़ोन पर ही बिजी था। ये देख मयूरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से चिल्लाई, गधेड़ो छे, एक तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स गिरा दिए, ऊपर से सॉरी कहने के बजाय अपने फ़ोन में लगे पड़े हो। मयूरी की बात सुनने के बाद भी अहान ने उसकी तरफ कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो अभी भी बस अपने फ़ोन पर बाबू भाई से बात करने में लगा हुआ था। अहान का ऐसा रिएक्शन देखकर मयूरी को और गुस्सा आ गया। उसने अब और तेज़ आवाज़ में उससे कहा, ओ मिस्टर, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, सुनाई कम देता है क्या? एक तो तुम्हारी वजह से मैं गिरते गिरते बची, ऊपर से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी बिखर गए, और मेरी हेल्प करवाने की जगह अभी भी तुम फ़ोन पर लगे हुए हो। मयूरी की इस तरह चिल्लाकर बात करने की वजह से अहान का ध्यान अब फ़ोन से हटकर उसकी तरफ आ गया था। वो एक टक लगाकर बस उसे ही घूरे जा रहा था। फिर बिना कुछ कहे, बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वो कहाँ वहाँ से जाने लगा तो मयूरी फिर से चिल्लाई, ओ हेलो, ऐसे घूर के कहाँ चले? ये बोलते हुए वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सॉरी कौन बोलेगा? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे लुक दोगे तो मैं तुमसे डर जाऊंगी? भूलो मत, तुम्हारा सामना आज मयूरी से हुआ है, किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं। सॉरी तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। आहान को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतनी बकवास किए जा रही थी। उसने कुछ भी कहने के बजाय उसे साइड होने का इशारा किया तो मयूरी घूर कर उसकी आंखों में देखने लगी, पर तभी आहान खुद ही साइड होकर उसे आगे निकल गया। इससे पहले मयूरी फिर से उसके पीछे जाती, रिया उसके सामने आ गई और उसे माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी सॉरी मैम, सर आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये बोलते हुए उसने जल्दी जल्दी मयूरी के डॉक्यूमेंट्स उठाए और उन्हें फाइल में रखते हुए मयूरी की तरफ बढ़ा दिया। उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। रिया की बात सुनकर मयूरी ने गुस्से से कहा, तुम क्यों सॉरी बोलोगी? जिसने गलती की है सॉरी भी उसे ही बोलना चाहिए। जाकर कहो अपने उस खड़ूस बॉस से कि मुझसे अभी के अभी माफ़ी मांगे, जिनकी वजह से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ज़मीन पर गिर गए, बल्कि मैं भी गिरते गिरते बची। समझता क्या है वो अपने आप को? मैं इतनी हट्टी कट्टी 5 फुट 6 इंच की लड़की उसे दिखाई नहीं दी? होगा उसके पास बहुत पैसा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी तो उसे बोलना ही पड़ेगा। उसे पता नहीं है मयूरी जब अपने पर आती है तो बड़े बड़े आदमी को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। बता देना अपने बॉस को, उसे ज़्यादा एटीट्यूड है मुझ में। अब जाओ बुला कर लाओ उसे। मयूरी का गुस्सा देख रिया ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, मैम उन्हें छोड़िए ना, अपने बॉस की तरफ से मैं अपने आप से माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ 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 मैम, माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। रिया का बिना किसी गलती के उससे माफ़ी मांगना मयूरी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस उस खड़ूस को समझा दो कि वो आगे से देख कर चले। इतना कहकर मयूरी वो फाइल हाथ में लिए वहाँ से चली गई। वहीं रिया ने उसे जाते हुए देखकर एक सुकून की सांस ली और आहान के पीछे पीछे चली गई। आहान इस वक्त डॉक्टर के कैबिन में उनसे बात कर रहा था। डॉक्टर, अब कैसी है परी की कंडीशन? आहान को इतना टेंस देखकर डॉक्टर ने उससे कहा, डोंट वरी मिस्टर आयज़ादा, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। सही टाइम पर ब्लड अरेंज हो जाने की वजह से अब परी खतरे से बाहर है और आप चाहे तो जल्द ही उसे घर भी ले जा सकते हैं। पर बस इसके लिए आपको परी के लिए 24/7 एक नर्स रखनी होगी। शी नीड्स प्रॉपर केयर। थैंक यू डॉक्टर, एंड डोंट वरी, मैं परी के लिए एक नर्स अरेंज कर दूंगा जो 24/7 उसके साथ ही रहेगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने डॉक्टर से पूछा, वैसे डॉक्टर, परी को ब्लड दिया किसने? इस पर डॉक्टर ने उससे कहा,
वो थोड़ी देर पहले यहाँ एक लड़की आई थी और जब उसे इस बात का पता चला कि यहाँ पर किसी को नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है तो उसने सामने से आकर ब्लड डोनेट कर दिया। आहान ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो लड़की अब कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सॉरी मिस्टर रायज़ादा, पर वो लड़की तो अभी अभी यहाँ से चली गई। आप भी तो अभी आए ना, शायद वो आपको रास्ते में मिली भी हो। डॉक्टर की बात सुनकर आहान के मन में उसी लड़की के ख्याल आने लगे जिससे वो अभी कुछ देर पहले टकरा गया था और कैसे वो उसे भला बुरा सुनाने लगी थी। पर उसके बिहेवियर से उसे यकीन था कि वो लड़की तो डोनर नहीं हो सकती। वो तुरंत अपनी सोच से बाहर आकर डॉक्टर से कहने लगा, नहीं डॉक्टर, मैं तो उस लड़की से नहीं मिल पाया, पर अगर आपको उसके बारे में कभी पता चले तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। श्योर मिस्टर रायज़ादा, अगर मुझे उसके बारे में पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। आहान अभी उस लड़की के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसे परी के लिए एक नर्स भी अरेंज करनी है। यही सब सोचकर उसने सामने से आती हुई रिया से कहा, रिया, परी के लिए बेस्ट नर्स अरेंज करो और उसके लिए चाहे तो तुम हॉस्पिटल के रिसेप्शन से भी हेल्प ले सकती हो। ये सुन रिया ने अपने सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ओके सर। रिया को नर्स ढूंढने का काम देकर आहान सीधे ऑफिस के लिए निकल गया था। शनाया के जाने के बाद आहान जैसे काम के अलावा कुछ करता ही नहीं था। घर पर भी वो स्टडी रूम में बैठा काम ही करता रहता था। शनाया के वापस उसकी ज़िंदगी में आने से जो खुशी आई थी वो उसके साथ ही चली भी गई थी। आहान के जाने के बाद रिया भी हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाकर नर्स के बारे में पूछने लगी और फिर वापस ऑफिस के लिए निकल गई। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और आहान अपने ऑफिस में बैठकर कुछ फाइल्स पर सिग्नेचर कर रहा था कि तभी रिया ने ऑफिस का दरवाज़ा नॉक किया। आहान ने बिना सामने देखे ही कहा, यस कम इन। रिया ने अंदर आते हुए उससे कहा, सर वो नर्स की जॉब के लिए मुझे हॉस्पिटल से बहुत सारी एप्लीकेशन मिली हैं, अब आगे क्या करना है? आहान ने अपना काम करते हुए ही जवाब दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जितनी भी एप्लीकेशंस मिली हैं उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करके उसे जॉब पर रख लो। इस पर रिया ने उससे कहा, सर जितनी भी एप्लीकेशन मिली हैं वो सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं और उन सब ने अपनी स्टडी भी अच्छे कॉलेज से पूरी की है, इसलिए मैं इस तरह उनमें से किसी एक नर्स को जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकती। ये सुन आहान ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तो तुम्हारे पास इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ सर, मेरे पास एक सोल्यूशन है। मुझे लगता है कि हमें इन सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले लेना चाहिए। इसमें हमें नर्स की जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट भी मिल जाएगा। आहान तुरंत मान गया। ठीक है, तो तुम 3 दिन बाद इंटरव्यू रख लो, तब तक परी भी डिस्चार्ज होकर घर आ जाएगी। आहान ने परी को एक्सेप्ट कर लिया। जब तक उसकी माँ का कुछ नहीं पता चल जाता वो उसकी जिम्मेदारी थी और वो अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता था। रिया ने अपने टैब में कुछ नोट किया और बोली, ठीक है सर, मैं सैटरडे को सुबह 10 बजे से इंटरव्यू अरेंज कर देती हूँ। अब आप बस ये बता दीजिए कि ये इंटरव्यू घर पर रखने हैं या ऑफिस में? नहीं, ऑफिस में नहीं, हम ये इंटरव्यू घर पर ही रखेंगे। आहान के ये कहते ही रिया वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ मयूरी अपने सारे काम खत्म कर जस्ट अभी अपने घर पर लौटी ही थी। पूरे दिन की वजह से आज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए आते ही वो बेड पर धम से गिर गई। कान्हा जी, बस किसी तरह एक जॉब का इंतज़ाम करा दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। उसने ये कहा ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। अरे इतनी जल्दी सुन ली? बड़बड़ाते हुए उसने फ़ोन देखा तो सुजल उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, हाँ सुजल। मयूरी की आवाज़ सुनकर सुजल ने कहा, तू ठीक तो है? तेरी आवाज़ इतनी दबी दबी कैसे लग रही है? इस पर मयूरी ने कहा, नहीं यार, एक्चुअली आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और ऊपर से वह खड़ूस इंसान टकरा कर सॉरी भी नहीं बोला। कौन खड़ूस? किससे टकराई तू? मयूरी अपनी ख्यालों से बाहर निकली और बोली, अरे तू ये सब छोड़, तू बता तूने मेरा काम किया? इस पर सुजल मुस्कुराते हुए बोली, अरे उसी के लिए तो फ़ोन किया है, तेरा काम हो गया है। ये सुन मयूरी ने बहुत एक्साइटेड होते हुए उससे पूछा, सच? जल्दी बताना, कहाँ बात की तूने मेरे लिए? कैसी जॉब है? क्या काम है? बताना, अब चुप क्यों हो गई? हेलो हेलो। सुजल कब से चुप होने का इंतज़ार कर रही थी, पर मयूरी एक बार शुरू होती थी तो चुप कहाँ होती थी। सुजल परेशान होकर बोली, अरे तू बोलना बंद करेगी तभी तो मैं बोलूँगी ना। अब सुन, मैंने तेरे लिए हॉस्पिटल में ही अप्लाई किया था, पर उन्होंने सारी एप्लीकेशंस रायज़ादा मैंसन भेजी हैं। उनकी फैमिली में एक बच्ची के लिए नर्स की ज़रूरत है।
तुझे सैटरडे को उसी के इंटरव्यू के लिए जाना है। एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स मैं तुम्हें मेल कर दूंगी। जैसे ही मयूरी ने बात सुनी वो बहुत खुश हो गई। उसने खुश होते हुए सुजल से कहा, थैंक यू यार, भगवान तेरी जैसी दोस्त सबको दे। सुजल ने हंसते हुए उससे कहा, ठीक है, अब ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जल्दी से अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जा। मुझे पता है ये जॉब तुझे ही मिलेगी। चल अब बाय, मैं फ़ोन रखती हूँ। और इतना कहकर उसने कॉल रख दिया। मयूरी भी अपने इंटरव्यू की तैयारी करने लगी। उसने खुद से ही कहा, तू कर सकती है मयूरी, तुझे करना ही होगा। ये मयूरी की पहली जॉब थी। वो थोड़ा नर्वस हो रही थी और इसलिए और ज़्यादा बकबक कर रही थी। आखिर इंटरव्यू का दिन भी आ ही गया। इंटरव्यू के एक्साइटमेंट में मयूरी थोड़ा जल्दी जग गई थी, पर सच्चाई तो यही थी कि जितना ज़्यादा वो एक्साइटेड थी उतनी ही ज़्यादा नर्वस भी थी। वो लगातार अपने मन में बस यही कहे जा रही थी, हे कान्हा जी प्लीज़ आज थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना, प्लीज़ 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 मेरा आज का इंटरव्यू निकलवा दो। मैं आपको पूरे 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी। नहीं कान्हा जी, ये कोई रिश्वत नहीं है। प्लीज़ मेरा आज का ये इंटरव्यू क्लियर करवा देना, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। यही सब सोचते हुए वो जल्दी से तैयार होकर सुजल के बताए एड्रेस के लिए निकल गई थी। थोड़ी ही देर बाद वो रायज़ादा मैंसन के बाहर थी। ऑटो से उतरकर जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फैल गई। इतना बड़ा मैंसन मयूरी ने आज पहली बार सामने से देखा था। वो फिर से खुद में ही बड़बड़ाने लगी, कितना शानदार घर है। सॉरी, घर नहीं मैंसन है ये तो। किसी मॉल से बड़ा लग रहा है। मैं तो यहाँ खो ही जाऊंगी। पता नहीं लोग रहते कैसे होंगे। फिर खुद ही अपने सिर पर हल्का सा हाथ मारकर बोली, ओफो मयूरी, तू भी ना पता नहीं कहाँ ही खो जाती है बार बार। अभी तू सिर्फ अपने इंटरव्यू पर फोकस कर, बाकी सब चीज़ों को छोड़। सिर्फ मयूरी ही नहीं थी जो रायज़ादा मैंसन को देखकर इतना ज़्यादा हैरान रह गई थी, बल्कि उसकी जगह अगर कोई और भी होता तो उसका भी यही रिएक्शन होता। मार्शल आर्ट छोड़ने के बाद आहान ने अपना फोकस पूरी तरह बिजनेस में लगा दिया था। सूरत आने के बाद शनाया और उसने रायज़ादा मैंसन की शक्ल ही बदल दी थी। जो घर कुछ महीनों पहले पुरानी हवेली जैसा दिखता था, आज वो बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न और लग्जूरियस विला बन चुका था। कुछ ही वक्त में आहान सूरत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। ये मेंशन एक आम इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं था। आहान ने ऑफिस के किसी भी काम के लिए वहाँ एक छोटा सा वर्क एरिया भी बनाया हुआ था, जो घर की मेन एंट्रेंस से पूरी तरह अलग किया हुआ था। मयूरी ने सिक्योरिटी को इंटरव्यू का इनवाइट दिखाया तो उसने उसे वर्क एरिया का रास्ता बता दिया और मयूरी अंदर चली गई। नर्वस होने की वजह से वो चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। उसके मन में बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, ध्यान रखो जी कान्हा जी, ध्यान रखो, आज कोई गड़बड़ नहीं। मयूरी अभी अभी अपनी जगह पर आकर बैठी ही थी कि तभी उसे वर्क एरिया यानी ऑफिस के बाहर एक काली चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। सारी लड़कियों की नज़र उस पर जाकर अटक गई थी और जब उन्होंने उसमें से आहान को निकलते देखा तो जैसे उनका मुंह खुला का खुला रह गया। आहान बहुत हैंडसम था और अब तो वो प्रॉपर बिजनेस सूट में रहता था। सूरत आने के बाद उसका स्टाइल काफ़ी बदल गया था। एक्स मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से उसकी पर्सनालिटी तो अच्छी थी ही। उसे देखकर वहाँ बैठी सभी लड़कियों के मन में बस एक ही बात आई, वाओ क्या डैशिंग पर्सनालिटी है। पर आहान को वहाँ देख मयूरी की नर्वसनेस गुस्से में बदल गई थी। आंसू मुसीबत छे, ये गधेड़ो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ भी आ गया। उस दिन हॉस्पिटल में क्या कम परेशान किया था इसने मुझे, जो आज भी मेरा दिन और मगज दोनों खराब करने यहाँ आ गया। इसे तो अभी बताती हूँ मैं, आज तो मैं इसे सॉरी बुलवा कर रहूँगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक आवाज़ आई, पता है आज यही हमारा इंटरव्यू लेने वाले हैं। मैं तो इन्हें देखकर ही नर्वस हो रही हूँ, इंटरव्यू कैसे दूंगी। ये सुन मयूरी के कदम वहीं रुक गए। उसके मुंह से निकला, तू तो गई मयूरी, कल के टकराव के बाद क्या आहान मयूरी को जॉब देगा। वो बहुत घबरा गई और चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गई। इस वक्त वो अपने आप को भीड़ में बाकी लोगों के बीच में छिपा लेना चाहती थी। उसने अपने आप को कवर कर लिया ताकि आहान की नज़र उस पर ना पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ कैसे? अगर इसने मुझे पहचान लिया तो इंटरव्यू तो क्या, ये मुझे अभी सबके सामने इंसल्ट करके यहाँ से भेज देगा।
जॉब पर रखने की तो बहुत दूर की बात है। अब मैं क्या करूं? इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही यहाँ से भाग जाऊं? नहीं नहीं, अब तो ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ कुछ ऐसा करो ना कान्हा जी कि ये गधेड़ो हमारा इंटरव्यू ले ही नहीं, क्योंकि इसके रहते तो मुझे ये जॉब इस जन्म में तो नहीं मिलेगी और किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। मयूरी अपना चेहरा छिपाए यही सब बड़बड़ा रही थी कि तभी एक आवाज़ आई, तुम यहाँ भी पहुँच गई? और ये मुंह क्या छिपा रही हो? ऐसा भी क्या कर दिया कि मुंह छिपाने की नौबत आ गई? मयूरी ने सर उठाकर देखा तो एक लड़की उसे घूर रही थी। ये राशि थी। राशि और मयूरी दोनों ने एक साथ अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। राशि को मयूरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके आने के बाद सब लोग सिर्फ उसे ही पसंद करते थे। मयूरी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। वहीं राशि अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगा कर रखती थी। मयूरी जवाब देने में कभी पीछे कहाँ रहती थी। उसने कहा, मुंह छिपाने की ज़रूरत मुझे नहीं तुम्हें है। ये जो अपने चेहरे पर इतना मेकअप पोतती हो ना, इसे धोकर देख लोग डर जाएंगे, इसलिए इसे लोगों की नज़रों से छिपा कर रखा करो, कहीं किसी दिन किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए। ये सुन राशि ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? हिम्मत हिम्मत तो मुझ में पता नहीं क्या क्या करने की है, और वैसे भी इन सब की शुरुआत पहले तुमने की थी, मैंने नहीं, समझी? या फिर रिपीट करूं? इस वक्त राशि को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और बात को बदलते हुए कहा, वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जॉब तो मुझे ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ मुझसे बेटर कोई कैंडिडेट नहीं है, तुम भी नहीं। मयूरी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, तुम अभी इस सब बातों की टेंशन क्यों ले रही हो? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा और कौन नहीं। अंदर ही अंदर मयूरी खुद भी जानती थी कि अगर आहान ने उनका इंटरव्यू लिया तो वो तो पक्का बाहर होगी, पर वो राशि के सामने ये दिखाना नहीं चाहती थी। तभी राशि ने कहा, देखो मयूरी, मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, पहले ही यहाँ से चली जाओ, वरना रिजेक्ट होने के बाद तो ऐसे मुंह भी नहीं छिपा पाओगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना देख लूँगी, तुम बस अपना सोचो। इतना कहकर मयूरी ने सामने देखा तो आहान वहाँ से जा चुका था। ये देखकर उसने चैन की सांस ली और राशि से थोड़ा दूर जाकर बैठ गई। वहीं राशि को मयूरी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो धीरे धीरे खुद से ही बड़बड़ाने लगी, तुम्हें तो मैं मजा चका कर रहूँगी मयूरी, तुमने मुझसे उलझ कर अच्छा नहीं किया। तभी रिया वहाँ आई और तभी सभी कैंडिडेट्स के सामने अनाउंस करते हुए बोली, कुछ ही देर में इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, सो गेट रेडी। मैं एक एक करके आपका नाम लूँगी और आपको वहाँ से कैबिन में जाना होगा। उसने सामने बने एक कैबिन की तरफ इशारा किया और वहाँ से चली गई। पर उसकी बात सुनकर मयूरी फिर से टेंशन में आ गई थी। रायजादा मैंसन में आज नर्स के इंटरव्यू के लिए लगभग 20 से भी ज़्यादा कैंडिडेट आई थी। आहान ने रिया को पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि उसे परी के लिए एक परफेक्ट नर्स चाहिए, जो उसका 24 आवर्स ध्यान रख सके। बारी बारी से सभी कैंडिडेट्स ने अपना अपना इंटरव्यू दे दिया था। अब सिर्फ राशि और मयूरी का इंटरव्यू होना ही रह गया था। तभी रिया ने राशि को इंटरव्यू के लिए अंदर भेजा। राशि, इट्स योर टर्न नाउ। अपना नाम अनाउंस होते ही राशि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चली गई। लगभग आधे घंटे के बाद जब वो बाहर आई तो बहुत खुश लग रही थी। कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड तो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। पर तभी रिया ने मयूरी को इंटरव्यू के लिए अंदर भेजा। मयूरी, इट्स योर टर्न, अंदर आ जाओ। जैसे ही मयूरी ने यह आवाज़ सुनी वह और भी ज़्यादा घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इंटरव्यू के लिए अंदर जाए या नहीं। वो आहान के सामने जाकर इंसल्टेड नहीं होना चाहती थी। उसने हॉस्पिटल में उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था। मयूरी को इतना ज़्यादा घबराता हुआ देख राशि ने उसे और भी डिमोटिवेट करते हुए और उसे ताना मारते हुए कहा, इतना ही डर लग रहा है तो फिर यहाँ आई ही क्यों थी? और अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि वक्त ही बताएगा किसे ये जॉब मिलेगी और किसे नहीं, और भी ना जाने क्या क्या। तो अब क्या हुआ? मयूरी से जवाब में कुछ कह पाती उससे पहले ही उसके कानों में एक बार फिर से आवाज़ आई, मयूरी, मयूरी, प्लीज़ अंदर आ जाइए, सर इज़ वेटिंग फॉर यू। मयूरी थोड़ा घबराते हुए कैबिन की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक रिया का ध्यान आया, ये तो वही हॉस्पिटल वाली लड़की है जो हान सर से सॉरी बुलवाना चाहती थी। अब रिया को भी यही लग रहा था कि मयूरी तो इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होने से रही,
वहीं मयूरी भी अब तक इंटरव्यू के लिए कैबिन में आ गई थी, पर वो डर के मारे सर झुकाए खड़ी थी। उसने धीरे धीरे सर उठाया तो सामने बैठे इंसान को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि इस वक्त जो इंसान उसका इंटरव्यू ले रहा था वो हान रायजादा नहीं बल्कि वर्धन था। एक बार के लिए तो उसने अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, पर अचानक उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। लगता है कान्हा जी ने मेरी सुन ली। थैंक यू कान्हा जी, अब आगे भी ध्यान रखो जी। मन ही मन उसने अपने कान्हा जी को याद किया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू देने लगी। इंटरव्यू देने के बाद मयूरी बाहर आकर अपनी जगह पर बैठ गई। सारे कैंडिडेट्स में से वर्धन ने 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया था। दोनों की प्रोफाइल्स उनकी रिक्वायरमेंट से परफेक्टली मैच हो रही थी और दोनों ने ही बहुत अच्छा इंटरव्यू भी दिया था। वर्धन को समझ नहीं आया तो उसने रिया को बोलकर उन दोनों की फाइल आहान को उसके स्टडी रूम में भिजवा दी और खुद वापस ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रिया ने बाहर आकर अनाउंस किया, थैंक यू एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस राशि एंड मिस मयूरी। अपने नाम सुनकर राशि और मयूरी दोनों बहुत खुश हो गई, पर दोनों को ही समझ नहीं आया कि इन दोनों का सिलेक्शन कैसे हुआ। वहाँ तो एक ही नर्स की ज़रूरत थी। तभी उनकी गलतफहमी दूर करते हुए रिया ने कहा, इस राउंड में आप दोनों सिलेक्ट हुई हैं, पर आपका फाइनल इंटरव्यू आहान सर लेंगे। जैसे ही मयूरी ने यह सुना कि अभी भी फाइनल सिलेक्शन वो खड़ूस ही करने वाला है, तो उसके दिल में फिर से बेचैनी शुरू हो गई, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आहान उसे कभी सिलेक्ट नहीं करेगा। बाकी सबको भेजकर रिया उन दोनों को स्टडी में ले गई। ऐसा नहीं था कि आहान ने अंदर आते वक्त मयूरी को नहीं देखा था, बस उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग रखता था और मयूरी को लग रहा था कि अब तक उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। जैसे ही मयूरी और राशि स्टडी रूम में एंटर हुए तो आहान ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ कम। मैं आप दोनों की प्रोफाइल्स देखी, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। जैसे ही राशि ने यह बात सुनी वो मन ही मन सोचने लगी, कैसे भी करके इस मयूरी को रास्ते से हटाना होगा, वरना ये जॉब मुझे कभी नहीं मिलेगी। यही सब सोचकर उसने आहान से कहा, सर मयूरी ने कॉलेज से अपनी स्टडी पूरी नहीं की थी, ये तो बस बाद के 6 महीने ही आई थी, तो इसका यही मतलब है कि इसका ये सर्टिफिकेट नकली है। ये सुन आहान एकदम हैरान रह गया। उसने मयूरी से पूछा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्या आपने सच में यहाँ तक पहुँचने के लिए नकली सर्टिफिकेट का यूज़ किया है? मयूरी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, नो सर, ये झूठ है। एक्चुअली वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही राशि ने कहा, सॉरी सर, पर यह एक छोटी बच्ची की बात थी, तो मैं आपको सच बताने में खुद को रोक नहीं पाई। मेरा किसी की कंप्लेन करने का कोई इंटेंशन नहीं था। आहान ये सब कहकर राशि मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उसका प्लान काम कर गया। पर तभी रिया ने मयूरी के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए कहा, सर दिखने में तो ये बिल्कुल रियल ही लग रहे हैं, और वर्धन सर के साथ इंटरव्यू में जिस तरह इन्होंने जवाब दिए थे उससे लगता नहीं है ये सर्टिफिकेट नकली होंगे। आहान इस वक्त बस इन दोनों कैंडिडेट्स की और रिया की बातें चुपचाप सुने जा रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन थे। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, जिसने अपनी 1 साल की पढ़ाई 6 महीने में पूरी की हो, उसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो इस इंसान का सर्टिफिकेट नकली है या फिर वो कुछ ज़्यादा ही जीनियस है। क्योंकि मैं भी अक्सर अपनी पढ़ाई कम टाइम में ही पूरा कर लिया करता था, इसलिए मुझे लगता है मयूरी का ये सर्टिफिकेट बिल्कुल रियल है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। राशि को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर रायजादा इस मयूरी पर इतना यकीन कैसे कर सकते हैं। इसने यहाँ आकर भी सब पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। कॉलेज में भले ही इसने मेरी जगह ले ली थी, पर अब मैं इसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ आहान को अपनी साइड लेते देख मयूरी को अच्छा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आहान कभी उसका सपोर्ट कर सकता था। आहान के ऐसा कहने की वजह से इस वक्त वहाँ खड़े तीनों लोगों को यही लग रहा था कि आहान परी के लिए ज़रूर मयूरी को ही सिलेक्ट करेगा। पर तभी आहान ने कहा, राशि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, और मयूरी आप यहाँ से जा सकती हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। ये सुन राशि तो जैसे खुशी से पागल ही हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आहान उसे इस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेगा। वहीं रिया को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आहान सर एक जीनियस को छोड़कर एक नॉर्मल सी लड़की को इस जॉब के लिए क्यों रख रहे हैं। और मयूरी जिसे पहले अपने सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं थी, पर आहान की बात सुनने के बाद उसे इतना तो यकीन हो गया था कि वो पार्शियल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पर अभी उसका फैसला सुनने के बाद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था।
हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट की वजह से वो उसे इस जॉब पर नहीं रख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले आहान के लिए उसकी थिंकिंग थोड़ी चेंज हो रही थी, पर ये सब करके उसने फिर से साबित कर दिया था कि वो गलत थी। इंटरव्यू का प्रोसेस पूरा हो गया था और राशि को परी की जॉब के लिए रख लिया गया था। आहान को थैंक यू बोल वो दोनों स्टडी रूम से बाहर आ गई थी। बाहर आकर राशि ने ताना देते हुए मयूरी से कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि ये जॉब तो मुझे ही मिलेगी। अगर पहले ही मेरी बात मान गई थी तो आज ये इंसल्ट नहीं झेलनी पड़ती तुम्हें। राशि की बात सुनकर भी मयूरी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसे मन ही मन आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं रिया ने जाकर परी को बता दिया था कि उसके लिए नर्स सिलेक्ट कर ली गई है। यह सुनकर परी ने राशि के वहां आने का इंतजार नहीं किया और खुद ही भागते हुए स्टडी रूम की तरफ आ गई। मयूरी को देखते ही परी उसे जाकर लिपट गई। उसे लगा कि वही उसकी नर्स है और अब से वही उसका ध्यान रखेंगी। हेलो दीदी, आप तो बहुत सुंदर हो। आप मेरा ध्यान रखोगी ना? मैं आपके साथ खूब खेलूंगी। उसकी बातें सुनकर सब ऑकवर्ड हो गए। तभी रिया ने सिचुएशन संभालते हुए उससे मयूरी से अलग किया और बोली, नहीं बेटा, ये आपकी नर्स नहीं है। फिर राशि की तरफ उंगली करते हुए वो बोली, ये आपकी नर्स हैं। ये आपके साथ खेलेंगी भी और आपका ध्यान भी रखेंगी। नहीं, मुझे ये सुंदर वाली दीदी ही चाहिए। परी जैसे जिद पर अड़ गई थी। उसे राशि नहीं मयूरी चाहिए थी। राशि को उसकी बात सुन चिढ़ हो रही थी। वहीं मयूरी को अपनी किस्मत पर तरस आ रहा था। परी को ऐसे जिद करते देख कर रिया ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, जिद नहीं करते। पता है इन्हें आपके डैडी ने आपके लिए सिलेक्ट किया है। ये आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। रिया बहुत कोशिश कर रही थी पर परी उसकी एक नहीं सुन रही थी। उसने तो जैसे ठान लिया था कि मयूरी ही उसका ध्यान रखेंगी और कोई नहीं। जब रिया ने और कोशिश की तो वो तेज तेज रोने लगी। उसकी आवाज़ सुना आहान स्टडी रूम के बाहर आ गया था। वो दरवाजे पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। जब आहान ने देखा कि परी रिया से नहीं संभल रही तो उसने खुद उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहा, परी, आपकी नर्स राशि हैं, ऐसे जिद नहीं करते। आपके लिए जो नर्स सिलेक्ट की गई है वो सबसे बेस्ट है और वो आपका बहुत ध्यान रखेगी। आप चाहो तो उसके साथ खेल भी सकती हो। आहान की बात सुनने के बाद भी परी नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। ज़्यादा बोलने की वजह से उसकी हालत अब थोड़ी ख़राब होने लगी थी। ये देख रिया ने उसे कहा, बेटा, आपको डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने से मना किया है ना। आप ज़्यादा मत बोलो वरना आपके फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। चलो आप मेरे साथ रूम में चलो, ये सब आपके डैडी देख लेंगे। रिया के इतना कहने के बावजूद परी नहीं मानी और फिर से तेज तेज रोने लगी। रोते रोते ही उसने कहा, मुझे ये सुंदर दीदी ही चाहिए। मुझे इन्हीं के साथ खेलना है। वो दूसरी वाली दीदी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तभी रिया उसे चुप करवाते हुए वहाँ से ले जाने लगी। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा, पर अभी आपको मेरे साथ आपके रूम में चलना होगा और रेस्ट करना होगा। यह सुन परी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, आप सच कह रही हैं ना? हाँ बेटा। उसके ये कहते ही परी मुस्कुराते हुए उसके साथ अपने रूम में चली गई। आहान ये देख वापस अपने स्टडी रूम में आ गया था, पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया उस मयूरी ने परी पर कि वो उसके लिए इतनी जिद करने लगी। यहाँ तक कि उसने रो रो कर अपनी कैसी हालत कर ली। फिर अचानक कुछ सोचते हुए उसने अपने एक नौकर को बुलाया और उससे कहा, अभी अभी 2 लड़कियां यहाँ से नीचे गई होंगी, उनसे जाकर कहो मैंने वापस बुलाया है। अब तक राशि और मयूरी नीचे हाल तक पहुँच गई थी। राशि मयूरी को नीचा दिखाने के लिए उससे कहे जा रही थी, आगे से मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत। तुम्हारी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। राशि इज़ द बेस्ट। तभी वो नौकर उनके सामने आकर बोला, आपको साहब ने वापस बुलाया है। ये सुन राशि परेशान हो गई। उसे लगा कहीं अपनी बेटी की जिद के आगे आहान पिघल ना गया हो। वो जल्दी से स्टडी रूम में पहुंची। उसके साथ साथ मयूरी भी वहां आ गई थी। उनके वहां पहुंचते ही आहान ने मयूरी से कहा, वेलकम बैक। अभी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैंने अपने डिसीजन में कुछ चेंजेस किए हैं। यह सुन राशि तो जैसे पागल ही हो गई। उसका डर सच हो गया था। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही आहान ने मयूरी की तरफ देखकर कहा, वैसे तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर क्योंकि परी को तुम पसंद हो इसलिए मैं तुम्हें 7 दिन के ट्रायल पर रख रहा हूँ। तुम दोनों में से जिसने भी अपना काम अच्छे से किया उसे ही इस जॉब पर रखा जाएगा। ये सुन मयूरी बहुत खुश हो गई और मन ही मन अपने कान्हा जी को धन्यवाद करने लगी। वहीं जब राशि ने यह सुना तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई
और मन ही मन सोचने लगी, ये मयूरी दिखने में ही सीधी सीधी लगती है, पर सबको खुद की ओर अट्रैक्ट कर लेती है। और इस बार तो इतने बड़े आदमी अहान सर भी नहीं बच पाए। पर मैं इस बार इसे अपनी जॉब हरगिज़ नहीं छीनने दूंगी। उन्हें वापस आते देख रिया भी वहां आ गई थी। अहान का ये फैसला सुन वो एकदम हैरान हो गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अहान ने परी के लिए इतना फैसला बदल लिया था। अंदर आते हुए उसने कहा, पर सर परी के लिए तो एक ही नर्स की ज़रूरत है, तो फिर ये दोनों कैसे? इस पर अहान ने जवाब दिया, ये दोनों शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग परी का ध्यान रखेंगी। ओके सर। रिया जानती थी कि वह उसके फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। तभी अहान ने मयूरी और राशि की तरफ देखकर कहा, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। उसके ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चली गईं। अहान को मयूरी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसका पहले मयूरी को ये जॉब ना देने का कारण हॉस्पिटल में उन दोनों के बीच हुआ वो इंसिडेंट नहीं था। वो बस परी के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। राशि के सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड थे और उसके बैकग्राउंड की भी उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी, जबकि मयूरी के केस में ऐसा नहीं था। अहान के पास मयूरी के बैकग्राउंड से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी और इसी रीजन से उसने उसे वो जॉब नहीं दी थी। पर अब उसे परी की जिद के आगे झुकना पड़ा था। स्टडी रूम से निकल मयूरी परी के रूम में आ गई थी। परी उसे देखे एकदम खुश हो गई और उसे गले लगाते हुए मासूमियती से बोली, दीदी आप आ गए। मुझे पता था आप ही मेरा ध्यान रखोगे। आप मुझे बहुत अच्छे लगे। और इतना कहकर परी ने मयूरी के गाल पर एक किस कर दी। मयूरी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ मुझे भी आप बहुत पसंद हो। आप हो ही कितनी प्यारी सी, छोटी सी, बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसी। परी ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू। अच्छा, अब आप मेरे साथ खेलोगे भी ना? मयूरी को उससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ खेलूंगी, पर उससे पहले आप जल्दी से एकदम ठीक हो जाओ, फिर आप जो बोलोगे मैं वही गेम आपके साथ खेलूंगी। ओके सुंदर दीदी। मयूरी को बच्चों से बहुत लगाव था, पर और उसे भी परी बहुत अच्छी लगने लग गई थी। परी के साथ उसका कुछ अलग ही अटैचमेंट हो गया था। परी और मयूरी बात कर रहे थे कि तभी पीछे से राशि अपने हाथों में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई। रूम में एंटर करते ही वे चारों ओर देख रही थी। इतनी छोटी सी बच्ची के कमरे की लग्जरी को देखकर वो एकदम हैरान रह गई। परी के कमरे में चारों तरफ ब्रांडेड और महंगा सामान रखा हुआ था, जिस पर से उसकी नज़रें ही नहीं हट रही थी। तभी राशि ने धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, तो ऐसी होती है अमीरों की जिंदगी, जितने बड़े लोग उतने ही महंगे शौक। अब इस 3 साल की बच्ची के कमरे को ही देख लो, किसी प्रिंसेस के कमरे से कम नहीं लग रहा। काश मेरे पास भी ये सब होता। फिर उसने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए मयूरी से कहा, अहान सर ने मुझे भेजा है परी की चोट पर ड्रेसिंग करने के लिए, तो तुम वहाँ से हटो और मुझे परी की ड्रेसिंग करने दो। राशि की बात सुनकर मयूरी ने उसे कहा, लाओ मैं कर देती हूँ ड्रेसिंग। पर राशि ने उसे कहा, नहीं, जिससे जो कहा जाए वो काम वही करे तो अच्छा है, मैं अपना देख लूँगी, तुम हटो। इतना कहकर राशि परी के पास जाकर बैठ गई और उसे बोलने लगी, परी बेटा लाओ मैं आपकी चोट पर ड्रेसिंग कर देती हूँ। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मुझे आपसे ड्रेसिंग नहीं करवानी, मुझे तो सुंदर दीदी से ही ड्रेसिंग करवानी है। जैसे ही राशि ने ये बात सुनी उसका मुंह उतर गया, उसके चेहरे की स्माइल एकदम गायब हो गई। तभी उसने एक बार फिर से कहा, बेटा मैं भी आपको अच्छे से ड्रेसिंग करूँगी, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होने दूंगी, सच में। उसकी बात सुनने के बाद भी परी नहीं मानी और उसने राशि के हाथों से वो बॉक्स लेकर मयूरी को दे दिया। फिर उसके पास आकर बोली, सुंदर दीदी मुझे आपसे ही ड्रेसिंग करवानी है, आप मेरी ड्रेसिंग करोगी ना? परी की बात सुनकर मयूरी ने कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं करूँगी, आओ मैं आपकी अच्छी सी ड्रेसिंग कर देती हूँ, फिर आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। और इतना कहकर मयूरी उसकी ड्रेसिंग करने लगी। वहीं इस वक्त मयूरी के सामने परी से ये सब सुनकर राशि बहुत इंसल्टेड महसूस कर रही थी। उसे मन ही मन मयूरी से बहुत जलन हो रही थी। वो गुस्से में पैर पटकती हुई रूम से बाहर आ गई। मयूरी ने ड्रेसिंग करने के बाद परी को सुला दिया था। उसका ध्यान रखने के लिए वो पूरा टाइम उसके पास ही बैठी थी। शाम के लगभग 6 बजे परी नीचे खेल रही थी। उसने अपने रूम में बहुत सारा सामान फैला दिया था, इसलिए मयूरी ऊपर रूम में उसे एडजस्ट करने में लगी हुई थी। तभी एक नौकरानी ने आकर उसे बताया कि उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, अब राशि परी का ध्यान रखेगी। मयूरी वहाँ से निकल ही रही थी
कि राशि वहां आ गई। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो वो ताना देते हुए बोली, यहाँ अभी कोई नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। इस पर मयूरी हंसते हुए बोली, सू बोली, मैं अच्छा बनने का नाटक कर रही हूँ, पर मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? जहाँ तक मुझे पता है ये सब तुम्हारा स्टाइल है, मयूरी का नहीं। समझाई छेकाई कि रिपीट करो? ओफो, कितना बकबक करती हो, थकती नहीं हो क्या ये सब करके? चलो छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ कि परी कहाँ है, मुझे उसे शाम की दवाई देनी है। मयूरी ने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया, वो नीचे गार्डन में खेल रही है, मैं नीचे ही जा रही हूँ, उसे ऊपर भेज दूंगी। ओके। मयूरी ने अपना काम खत्म किया और वहाँ से निकलने लगी, पर तभी राशि ने उसे रोका। एक मिनट। मयूरी ने मुड़कर देखा तो राशि आगे बोली, अच्छा होगा तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, तो ये जॉब सिर्फ मेरी है, और अगर नहीं गई तो? उसका एटीट्यूड देख राशि को गुस्सा आ गया। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, फिर मत कहना मैंने तुम्हें वार नहीं किया। उसकी इस धमकी का मयूरी पर कोई असर नहीं हुआ। वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोली, जो करना है कर लो, ये जॉब किसकी होगी ये तो 7 दिन बाद ही पता चलेगा, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। राशि गुस्से से भड़क चुकी थी। उसने कुछ सोचा और फिर मयूरी को घूरते हुए टेबल पर रखा पानी का गिलास उठा लिया। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था वो कर क्या रही है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल ही रही थी कि पीछे से राशि की आवाज़ आई, मयूरी। मयूरी ने मुड़कर देखा तो राशि वो पानी से भरा गिलास परी के मेडिसिन बॉक्स में उड़ेल चुकी थी। मयूरी ने गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये क्या किया तुमने राशि? इसमें परी बेबी की सारी दवाइयाँ थी, आज रात का डोज भी इसी में था, अब परी को रात में दवाई कैसे देंगे? उसे ऐसे परेशान होते देख राशि जोर जोर से हंसने लगी। मयूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कर क्या रही थी, पर तभी राशि ने दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मयूरी ये तुमने क्या किया? तुमने परी बेबी का मेडिकल किट खराब कर दिया। ड्रेसिंग के लिए हमें इस सामान की ज़रूरत थी और सारी दवाइयाँ भी खराब कर दी तुमने। तुमने ऐसा क्यों किया? राशि जानबूझकर ये बात चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी क्योंकि वो सबको सुनाना चाहती थी और मयूरी को जॉब से निकलवाना चाहती थी। उसकी आवाज़ सुन सारे नौकर वहाँ इकट्ठा हो गए थे। उन्हें देख राशि और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। ये सब देख नौकरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। इस तमाशे का शोर जब घर में एंटर करते वर्धन ने सुना तो वो तुरंत वहाँ आया। उसके आते ही राशि की आवाज़ धीमी हो गई थी। तभी वर्धन ने देखा कि परी का मेडिकल किट पूरी तरह गीला हो चुका था। उसमें रखी बैंडेज, दवाइयाँ और बाकी ज़रूरत का सामान सब भीग चुका था। ये सब देखकर वर्धन को बहुत गुस्सा आने लगा। उसे इस तरह देखकर मयूरी भी घबरा गई और उसने कहा, आहू नथी करियो, ये मैंने नहीं। वर्धन पूरी बात नहीं जानता था इसलिए उसे लगा कि ये सब मयूरी ने ही किया होगा। उसने कहा, मयूरी तुमने ऐसा क्यों किया? मयूरी ने कहा, सर ये मैंने नहीं किया। वर्धन ने अब गुस्से में कहा, मयूरी ये सब क्या है? तुमने सब खराब कर दिया और अब सॉरी बोलने के बजाय बहस कर रही हो। इतने में ही राशि बीच में आई और उसने कहा, आप इससे सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं? ये बिल्कुल अच्छी नर्स नहीं है, इसने बच्ची की ड्रेसिंग खराब कर दी। ये किसी भी कीमत पर परी का ख्याल नहीं रख पाएगी। इससे पहले कि मयूरी कुछ कह पाती और अपनी सफाई देती, बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। इस वक्त आहान ऑफिस से वापस आ गया था। तभी वर्धन ने कहा, आहान सर वापस आ गए हैं, अब जो फैसला लेंगे वही लेंगे। ये बोल वर्धन मयूरी और राशि को लेकर लिविंग रूम में आ गया था। आहान को देख उसने कहा, आहान सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आहान ने देखा कि वर्धन के हाथ में गीला मेडिकल बॉक्स था। उसने परेशान होते हुए पूछा, ये तो मेडिसिन बॉक्स है ना, ये गीला कैसे हो गया? इसमें तो परी की दवाई और ड्रेसिंग का सामान था ना। वर्धन कुछ बोल पाता उससे पहले ही राशि बीच में आई और उसने कहा, आहान सर मैं बताती हूँ। जब मेरी शिफ्ट शुरू हुई और मैं परी के रूम में गई तब मैंने देखा कि ये किट गीला हो चुका था। मुझसे पहले रूम में बस मयूरी थी। राशि के पास मयूरी को नीचा दिखाने का और आहान की गुड बुक्स में आने का ये एक बहुत अच्छा मौका था। वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। राशि ने वहाँ पर बहुत बड़े ड्रामे की उम्मीद की थी, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आहान ने उसकी बात पर कुछ रिएक्ट ही नहीं किया था, बल्कि उसने मयूरी की तरफ तीखी नज़रों से देखा और कहा, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? यह सुनकर मयूरी भी थोड़ा हैरान हो गई थी।
उसे उम्मीद नहीं थी कि अहान राशि की बात नहीं मानेगा और उसे अपनी सफाई मांगेगा। किसी वजह से अब तक जो राशि की वजह से बहुत गुस्सा थी, अब कुछ शांत हो गई थी। उसने कहा, आपने मुझे बोलने का एक मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। परी का मेडिकल किट मैंने गीला नहीं किया। दरअसल मयूरी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले राशि एक बार फिर बीच में आ गई। उसने कहा, मयूरी, तुम सर से झूठ क्यों बोल रही हो? सब तुमने ही किया है। उसने अहान की तरफ देखा और कहा, अहान सर, रूम में उस वक्त बस मैं और मयूरी ही थे। मेरी शिफ्ट का टाइम शुरू हो गया था और मुझे परी की ड्रेसिंग करनी थी, पर मैंने जैसे ही मेडिकल किट खोला तो वो गीला था। अंदर रखा सब सामान खराब हो चुका था। राशि लगातार मयूरी पर इल्ज़ाम लगा रही थी। राशि को लगातार बोलते देख अहान गुस्से में चिल्लाया, शट अप! कितनी देर से यहाँ पर तमाशा चल रहा है? दोनों अपने आप को नर्स बोलती हो और एक बीमार बच्ची का ख्याल रखने की जगह यहाँ पर शोर और लड़ाई कर रही हो। पर सर, राशि अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले अहान ने गुस्से में एक एक वर्ड जोर देते हुए कहा, आई सेड कीप योर माउथ शट। रिया सिचुएशन समझ गई थी, इसलिए उसने कहा, अब यहाँ जब तक अहान सर ना बोलें तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा। और राशि, स्पेशली तुम अपना मुंह बंद रखना। राशि बिल्कुल चुप हो गई, पर उसने अपने आप से कहा, यह अहान रायजादा इस मयूरी को निकाल क्यों नहीं रहा? वैसे तो इसके तेवर के बारे में बहुत सुना है, फिर आज क्या हो गया इसे? जहाँ वहाँ बिल्कुल शांति हो गई, तब अहान मुड़ा और सोफे पर जाकर बैठ गया। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही इस मैटर को सॉल्व करेगा। भले ही अहान ने अभी तक परी को पूरी तरह से अपनी बेटी नहीं माना था, पर वो किसी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होने दे सकता था। भले ही उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई थी और शनाया की मौत हो गई थी, पर वो उसका जिम्मेदार उस छोटी बच्ची को नहीं ठहरा सकता था। परी का मेडिकल किट खराब होना एक बहुत सीरियस मैटर था। उसकी एक वक्त की दवाई मिस होना भी उसके लिए बहुत सीरियस हो सकता था। इन्हीं सब बातों को दिमाग में रख अहान ने मयूरी की तरफ देखा और कहा, तुम अब तक चुप हो, तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जो अहान उसे चिढ़ता भी था, वो आज उसे सफाई मांग रहा था। उसने राशि का मुंह भी बंद करवा दिया था और उसकी बात सुनना चाहता था। उसने मन में सोचा, ये शडू शायद इतना भी बुरा नहीं है। मयूरी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने मेडिसिन बॉक्स गीला नहीं किया है। मेरी शिफ्ट खत्म होने पर मैं जा ही रही थी कि राशि रूम में आई और मुझे ये जॉब छोड़ने के लिए कहने लगी, पर मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। जब मैंने उसकी बात को इग्नोर किया तो उसने ही इस बॉक्स में पानी डाल दिया। मैं नर्स हूँ और परी की सिचुएशन समझती हूँ। मैं कभी ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर उसने राशि की तरफ घूरते हुए कहा, समझाई छे काई कि रिपीट करूं? उसने चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मयूरी और राशि के बीच का रिश्ता हमेशा से ही बहुत कड़वा था। कॉलेज के दिनों से ही राशि मयूरी से जलती थी। यहाँ पर भी वो बस उसे नीचा दिखाना चाहती थी और जॉब से निकलवाना चाहती थी। मयूरी की बात सुनकर राशि नर्वस हो गई। उसने कहा, सर, मैं वो राशि अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसे रिया की बात याद आ गई और वो खुद ही चुप हो गई। पर वो बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा था कि उसकी बात सुनकर अहान मयूरी को निकाल देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब तो उसे डर था कि कहीं अहान उसी को न निकाल दे। वहीं अहान ने कुछ सोचा और मयूरी से कहा, सबूत दिखाओ। ये बोलते वक्त उसका चेहरा इतना सीरियस था कि कोई भी उसे देखकर घबरा सकता था। मयूरी भी हैरान हो गई थी। उसने कहा, सु बात करे छे? अहान ने एक बार फिर कहा, अगर तुम गलत नहीं हो तो साबित करो ना। मयूरी ने अपने आसपास देखा। वो एक बहुत बड़ा घर था, पर फिर भी वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। बस वो एक सीसीटीवी फुटेज ही उसकी बेगुनाही का सबूत हो सकती थी, क्योंकि उन दोनों के अलावा उस वक्त उस रूम में और कोई नहीं था। मयूरी ने तुरंत कुछ सोचा और कहा, मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने ही ऐसा किया है। राशि के पास भी तो कोई सबूत नहीं है। वो खुद ही कह रही है कि रूम में वो भी थी, तो गलती उसकी भी तो हो सकती है। अगर सिर्फ खोखले इल्ज़ाम ही लगाने थे तो मयूरी भी ये कर सकती थी। अहान उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड से बहुत इम्प्रेस हो गया था, पर उसने बिना कुछ ऐसा जताते हुए कहा, उस वक्त शिफ्ट पर तुम थी। परी के सारे सामान की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तो फिर तुम बताओ, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? पहले शिफ्ट मयूरी की ही थी,
इसलिए भले ही कोई सबूत ना मिला हो, पर उस पर शक होना जाहिर सी बात थी। राशि के रूम में आने से पहले वहां जो बीच कुछ हुआ था, सब मयूरी की जिम्मेदारी थे। आहान की ये बात सुनकर मयूरी के होश उड़ गए थे। अचानक से उसे लगने लगा कि आहान अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता, वो बस एक सड़ू है। उसके मुंह से निकला वायडो, ये उसने बहुत धीरे से बोला था, इसलिए किसी को सुनाई नहीं दिया। पर उसे कुछ बड़बड़ाते देख आहान ने कहा, मैंने तुमसे तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मांगा, पर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित कर दो तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। आहान का चेहरा बहुत सीरियस था। वो इस वक्त किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहता था। ये सब देखकर वर्धन और रिया भी हैरान हो गए थे। मयूरी से मिलने के बाद वो दोनों इतना तो जान गए थे कि मयूरी कैसी थी। उन्हें यकीन था कि वो इस तरह का काम कभी नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें लगा था कि आहान मयूरी का साथ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जब बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा तो आहान ने मयूरी को देखा और कहा, यू आर फायर्ड। तुम जैसी नर्स मेरी बेटी का ख्याल रखने के लायक नहीं है। मेरी बच्ची, आहान ने यह बात नॉर्मली बोली थी, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसने परी को अपनी बेटी बोला तो वो खुद भी हैरान हो गया। जब वो वहां से जाने लगा तो मयूरी ने अपना स्टैंड लेते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, मैं आपकी बात मानने से इनकार करती हूँ। आप ऐसे ही बिना किसी सबूत के मुझे नहीं निकाल सकते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मैं कोई सजा भी डिजर्व नहीं करती हूँ। ये गलत है। कान्हा जी सब देख रहे हैं और वो सच जानते हैं। आप मुझे फायर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मयूरी की ये बातें सुनकर वहां मौजूद रिया और वर्धन भी बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने कभी किसी भी एम्प्लॉय को आहान के इस तरह बात करते नहीं देखा था। यहाँ पर तो मयूरी उसके अगेंस्ट खड़ी थी और उसने आहान को ऑफेंड भी कर दिया था। उन दोनों को लग रहा था कि आहान उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देने का। उधर आहान को भी मयूरी के तेवर पसंद नहीं आ रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह उसे उठाकर बाहर फेंक दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। तभी वहां पर परी आ गई और उसने अपनी छोटी उंगलियों से आहान की उंगली पकड़कर कहा, डैडी प्लीज़ मयूरी दीदी को मत निकालो, मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। आहान ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैंने उन्हें एक चांस दिया था, पर वो फेल हो गई। वो अच्छी नर्स नहीं है और आपका ख्याल नहीं रख पाएंगी। परी जिद करने लगी, नहीं डैडी, मुझे सिर्फ मयूरी दीदी चाहिए, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। परी को इस तरह पैर पटकते देख आहान ने राशि से कहा, परी को अंदर ले जाओ। राशि उसे वहां से ले गई और जाते जाते मयूरी को एक लुक देकर गई, जिससे मयूरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अंदर जाते वक्त भी परी बहुत जोर जोर से रो रही थी। ये देखकर मयूरी को बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत बुरा लग रहा था। जब वो राशि को जाते हुए देख रही थी तब आहान ने उससे कहा, और तुम सीधे तरीके से यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। ये सुनकर मयूरी को बहुत गुस्सा आया। भले ही उसे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी, पर उसने भी ज़्यादा उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी थी। उसने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको अपने इस फैसले पर बहुत जल्दी पछतावा होगा। मुझे निकाल कर आप सही नहीं कर रहे हैं, तमें खबर नहीं छे। मयूरी अपनी बात पूरी बोलती उससे पहले ही आहान उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला गया। जब मयूरी वहां से जाने लगी तब रिया ने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, ये आपकी आज की सैलरी। ये सुनकर मयूरा ने झट से कहा, ओ बेन, मैंने खबर छे कि मिस्टर रायजादे के पास बहुत पैसा है, पर उन्हें ज़रूरत दिमाग की है। ये पैसे अपने पास रखो और अपने बॉस का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। इतना बोलते हुए मयूरी बड़बड़ करते हुए वहां से चली गई। रात को घर का सर्वेंट आहान के स्टडी रूम में आया और उसने कहा, बाबू साहब, परी बिटिया बहुत रो रही हैं और वो नई नर्स उसे संभाल नहीं पा रही है। आहान ने नौकर की तरफ देखा और कहा, काका आप चलिए, मैं आता हूँ। नौकर वहां से चला गया तब आहान ने एक लंबी सांस ली और परी के रूम में चला गया। उसने देखा कि परी ने पूरे घर को सिर पर उठाया हुआ था। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। आहान ने राशि से पूछा, क्या हुआ, ये इतना रो क्यों रही है? राशि ने कहा, सर इसे तेज बुखार है, मैं दवाई दे रही हूँ पर यह ले नहीं रही और बस जोर जोर से रोए जा रही है। आहान परी के पास आया और उसने अपनी गोद में लेते हुए बोला, परी मेरी प्यारी बच्ची, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? उसे इतना प्यार से बात करते देख परी ने कहा, मयूरी दीदी, मुझे मयूरी दीदी चाहिए डैडी, मैं सिर्फ उनसे दवाई लूँगी, वो बहुत अच्छी दीदी हैं, ये दीदी अच्छी नहीं है। उसकी ये बात सुन राशि को बहुत गुस्सा आ गया। वो परी को गुस्से से घूर रही थी, पर जैसे ही आहान ने उसे देखा तो उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए। परी दवाई नहीं ले रही थी और सिर्फ मयूरी का नाम ले रही थी।
आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो परी को कैसे समझाए और कैसे उसे दवाई दे। उसका शरीर बुखार में तप रहा था और उसका दवाई लेना बहुत ज़रूरी था। उसने राशि से कहा, क्या तुम परी को दवाई भी नहीं दे सकती? ये तुम्हारा काम है। राशि ने कहा, सर मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, पर परी मेरी बात ही नहीं सुन रही है। सिर्फ मयूरी दीदी चाहिए, मयूरी दीदी चाहिए की माला जप रही है। आहान ने गुस्से में कहा, अगर तुम एक बच्ची को समझा नहीं सकती तो फिर तुम किस काम की? राशि बहुत घबरा गई और उसने कहा, सॉरी सर, मैं अभी। जैसे ही कुछ बोलते हुए राशि परी के पास आने लगी, आहान ने झड़कते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बच्ची को मैं खुद संभाल लूँगा। इतना कहने के बाद आहान ने परी का सिर सहलाया और पहले उसे चुप करवाया। फिर उसने कहा, बेटा दवाई ले लो वरना तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। परी ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, डैडी मैं दवाई ले लूँगी, पर पहले आप मयूरी दीदी को बुलाओ, मैं सिर्फ उन्हीं से दवाई लूँगी। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। कुछ दिन पहले तक जिसे सिर्फ वो चाहिए था और जिसे खाना भी बस उसके हाथ से खाना होता था, आज वो दवाई लेने से मना कर रही थी और बस मयूरी को बुलाने के लिए कह रही थी। आहान ने उसे गोद में बिठाया और कहा, परी प्लीज़ दवाई ले लो, देखो तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है, अगर तुमने दवाई नहीं ली तो तुम ठीक कैसे हो पाओगी? परी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे दवाई नहीं लेनी है, मुझे बस मयूरी दीदी चाहिए, अगर वो नहीं आई तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। आहान बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में राशि ने कहा, सर मुझे एक बार फिर ट्राई करने दीजिए। आहान ने राशि को घूरा और कहा, कर लो ट्राई। राशि परी के पास आई और उसने कहा, बेबी मैं राशि दीदी हूँ, आप मेडिसिन ले लो, एक बार आप ठीक हो जाओ फिर हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। परी ने उसकी तरफ देखा और रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, मुझे इन दीदी से डर लगता है, ये बहुत डरावनी है, इन्हें बोलो यहाँ से चली जाएं। परी मुश्किल से चुप हुई थी और अब फिर से रोने लगी थी। बहुत समझाने के बाद भी अब परी नहीं मानी तो आहान के पास मयूरी को बुलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने रिया को बुलाया और कहा, रिया जितना जल्दी हो सके मयूरी को कांटेक्ट करो और उसे यहाँ बुलाओ। रिया ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा, सर ये आप क्या बोल रहे हैं, आप मयूरी को वापस बुलाना चाहते हैं? आहान ने कहा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम देख रही हो परी कैसे बिलक बिलक कर रो रही है, ऐसे में मयूरी को वापस बुलाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिया ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और कहा, यस सर। ये बात सुनकर परी बहुत खुश हो गई और खुशी से हंसने लगी। उसने कहा, ये मयूरी दीदी आने वाली है, वो बहुत अच्छी और प्यारी है। रिया लगातार मयूरी को फ़ोन कर रही थी पर उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। परेशान होकर उसने उसके घर जाने का फ़ैसला किया। उसने उसके डॉक्यूमेंट से उसका एड्रेस निकाला और मयूरी के घर पहुंच गई। इस वक्त मयूरी अपने घर में बहुत परेशान हो रही थी। वो राशि को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे परी की फ़िक्र हो रही थी। एक ही दिन में दोनों के बीच में एक बहुत प्यारा कनेक्शन बन गया था। वो नहीं चाहती थी कि परी के साथ कुछ भी गलत हो। रह रह कर उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि परी ठीक होगी या नहीं। जब वो इस सोच में डूबी हुई थी तभी उसके घर की डोरबेल लगातार बजने लगी। ये सुनकर मयूरी इरिटेट हो गई और उसने कहा, ओहो सूछे, आ रही हूँ, क्यों बावले हो रहे हो? मयूरी ने बोलते बोलते गेट खोला और अपने सामने रिया को देख वो हैरान हो गई। उसने कहा, क्या हुआ, आप इस वक्त यहाँ? मैंने कहा ना, मुझे अपनी सैलरी नहीं चाहिए। आपके बॉस खुद को समझते क्या हैं, पैसों से कुछ भी कर सकते हैं क्या? मैं इतना सुनने के बाद रिया ने मयूरी को चुप किया और कहा, मिस मयूरी, मैं आपको यहाँ सैलरी देने नहीं आई, बल्कि आपको वापस लेने आई हूँ। आहान सर चाहते हैं कि आप वापस रायज़ादा मैंसन चलें। मयूरी ने अपने हाथ फोल्ड किए और कहा, अच्छा जी, किस खुशी में वापस चलूँ मैं? वो हैरान थी कि जहाँ से उसे निकाला गया था वहाँ के लोग ही उसे वापस बुलाने आए थे। रिया ने कहा, हम एक मुसीबत में हैं जिसका सोल्यूशन सिर्फ आप हैं। आहान सर चाहते हैं कि आप वापस चलें और परी का ख्याल रखें। हम आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार हैं। मयूरी ने कहा, पर आपके आहान सर तो लगता है कि मैं अच्छी नर्स नहीं हूँ और परी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाऊँगी, फिर मैं वापस क्यों चलूँ? मैंने वो जॉब छोड़ दी है। अपने सर को बोलो कोई दूसरी नर्स ढूंढ लेंगे, मुझ पर पैसों का रौब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर मयूरी दरवाज़ा बंद करने लगी, पर तभी रिया ने कहा, मिस मयूरी प्लीज़ मेरी बात सुनिए। इतना कहकर रिया ने दरवाज़ा बंद होने से रोक लिया। उसने कहा, मिस मयूरी, आहान सर को लगता है कि आप एक बहुत अच्छी और प्रोफेशनल नर्स हैं और परी का अच्छे से ख्याल रख सकती हैं।
मयूरी ने अपने तीखे लहजे में कहा। वाह, ये सही है। उनका मन हो तो वो मुझे अनप्रोफेशनल बोल देंगे और उनका मन हो तब मुझे प्रोफेशनल बोल देंगे। मुझे एक बात बताओ, ये अपना इतना बड़ा बिजनेस संभालते कैसे हैं? एक फैसले पर तो ठीक से टिक नहीं पाते। पता नहीं बड़े बड़े फैसले कैसे लेते होंगे। रिया ने कहा। मिस मयूरी, आहान सर बहुत प्रोफेशनल इंसान है और अपना हर काम बहुत अच्छे से करते हैं। अभी उन्हें आपकी ज़रूरत है और वो आपको वापस बुला रहे हैं। मयूरी ने कहा। और मैं चलने से मना कर रही हूँ, पर अगर आपके बॉस को मेरी इतनी ज़रूरत है तो उन्हें बोलो कि मुझे पर्सनली आकर ये बात बोलें। फिर मैं सोचूंगी कि मुझे आना है या नहीं। समझाई छे काई कि रिपीट करूं? मयूरी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो फिर से ऐसे ही चली गई तो आहान उसके साथ फिर से वैसा बर्ताव ही करेगा। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट नहीं पहुंचने दे सकती थी। उसे जॉब से निकाला गया था। अगर उसे फिर से उसे घर में आना था तो वो इज्जत के साथ आना चाहती थी और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना चाहती थी। रिया ने परेशान होते हुए कहा। मिस मयूरी, मैं आपकी कोई भी बात मान सकती हूँ, पर यह बात नहीं। मयूरी ने कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि वापस उस घर में चलूं तो फिर आपको मेरी ये बात माननी होगी। इतना बोलने के बाद मयूरी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। रिया दरवाजे की तरफ बहुत परेशान हो गई थी। वो जानती थी कि ऐसा होना मुमकिन नहीं था और अगर वो बिना मयूरी को लिए रायजादा मैंसन जाती तो वहाँ नाराज़ हो जाता। वो हेल्पलेस रायजादा मैंसन पहुंची। इस वक्त तक परी शांत हो चुकी थी। आहान ने उसे कहा। परी, अब तो तुम्हारी मयूरी दीदी आने वाली हैं, अब तो दवाई ले लो। परी ने कहा। नो, मयूरी दीदी ही मुझे आकर दवाई देंगी। उनके आते ही मैं उनके हाथों से दवाई ले लूँगी। परी को डर था कि अगर उसने दवाई ले ली तो शायद आहान मयूरी को वापस ना बुलाए। आहान ने उदास होते हुए कहा। परी, ये कैसी जिद है? परी ने कहा। सॉरी डैडी, पर मुझे मयूरी दीदी चाहिए। आहान के पास अब रिया और मयूरी का इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जब आहान ने देखा वो अकेली आ रही है तब उसने कहा। मयूरी कहाँ है? रिया ने जवाब दिया। सर, वो मयूरी ने आने से मना कर दिया। ये सुनकर आहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने कहा। क्या? मयूरी आने से मना कैसे कर सकती है? तुम्हें उसे पैसों की बात की? रिया ने कहा। यस सर, पर मयूरी ने मना कर दिया। वापस आने के लिए वो बस एक चीज़ चाहती है। आहान ने तुरंत पूछा। क्या? उसे जो चाहिए वो दे दो, पर उसे अभी यहाँ लेकर आओ। परी ने उसके अलावा किसी से भी दवाई लेने के लिए मना कर दिया है। रिया थोड़ा हेजिटेट करने लगी, पर उसे मयूरी की बात बतानी पड़ी, इसलिए उसने कहा। सर, वो चाहती है कि आप उसे पर्सनली लेने जाएं। ये बात सुनते ही आहान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वो उस बदतमीज और नकचड़ी लड़की को पर्सनली बुलाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने कहा। इम्पॉसिबल। उसे यहाँ लाने का कोई और तरीका ढूंढ लो, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ। रिया जानती थी कि आहान यही जवाब देगा। इस वक्त उसे सिर्फ बा याद आ रही थी। उसने मन में सोचा, अगर अभी बा यहाँ होती तो वह आहान सर को समझा सकती थी, पर इतने में परी फिर से रोने लगी। उसने कहा। डैडी, मुझे मयूरी दीदी चाहिए। अगर मयूरी दीदी नहीं आई तो मैं दवाई नहीं लूँगी और खाना भी नहीं खाऊंगी। उसकी जिद देख आहान ने कहा। परी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम परी ने उसे आगे बोलने का मौका नहीं दिया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मुझे मयूरी ला दो, प्लीज़ प्लीज़, मयूरी दीदी को बुला दो। ये देखकर आहान का दिल पिघल गया और उसने मयूरी के पास जाने का फैसला किया। उसने परी से कहा। ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मयूरी दीदी को लेकर आता हूँ। ये सुनकर परी ने आहान को मासूमियती से देखा और कहा। डैडी, आप मयूरी दीदी के बिना वापस मत आना, उन्हें लेकर ही आना। आहान ने हाँ में सर हिला दिया। वो बस कोशिश कर सकता था, पर वो नहीं जानता था कि मयूरी मानेगी या नहीं। वहीं इस वक्त मयूरी भी बहुत बेचैन हो रही थी। वो जानती थी कि परी की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे अच्छी केयर की ज़रूरत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राशि उसका कैसे ख्याल रख रही होगी। वो इसी बेचैनी में बस बेड पर करवटें ले रही थी। उसे नहीं लगा था कि आहान उसे उस जैसी मामूली नर्स को लेने वापस आएगा। अचानक से उसके घर की डोर बेल बजने लगी। मयूरी एकदम से घबरा कर उठी। उसने कहा। ये क्या? इतनी रात में कौन आया होगा? मयूरी घबराई हुई थी। वो दरवाजे के पास गई। उसने अंदर से ही पूछा। कौन है? सामने से कोई आवाज़ नहीं आई, बस लगातार डोरबेल की आवाज़ आ रही थी। मयूरी को अब गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि अब वो इसकी कंप्लेन करके रहेगी। उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने अपने सामने आहान को देखा,
उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आहान को वहाँ देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है, इसलिए वो अपनी आंखें मसलने लगी। उसने मन में सोचा, लोगों को दिन में तारे दिखते हैं, मुझे रात को वायडो नजर आ रहा है। आहान उसके करीब आया और उसने कहा, तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं पर्सनली आऊँगा तो तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर मयूरी हैरान हो गई। उसने मन में सोचा, बावली, ये सपना नहीं है, ये वायडो तो सच में मेरे सामने खड़ा है। मयूरी को अपनी आंखों के आगे सुन देखकर आहान ने उसके सामने चुटकी बजाई और कहा, मयूरी, मैं आ गया हूँ ना, अब चलो मेरे साथ। मयूरी होश में आई। उसने खुद को संभाला और कहा, मैं कहीं नहीं चल रही। आहान ने चिढ़ते हुए कहा, अब क्या नाटक है? तुमने कहा था कि अगर मैं पर्सनली तुम्हें लेने आया तो तुम मेरे साथ चलोगी। इस पर मयूरी ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मैं चलने के बारे में सोचूंगी, और अभी तो आप आए हैं, मैंने कुछ सोचा नहीं है। मयूरी को दिख रहा था कि कैसे आहान उस पर रौब जमाना चाहता था। आते ही उसने बस उसे चलने के लिए कहा। उसने अब तक उससे माफ़ी भी नहीं मांगी थी। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आहान मयूरी को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर मयूरी ने साफ इनकार कर दिया था। वो चाहती थी कि आहान पहले उससे माफ़ी मांगे, पर यह बात डायरेक्टली उसे बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी। आहान उसे आगे कुछ कह पाता उससे पहले उसके पास किसी का कॉल आया। ये कॉल रिया का था। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, रिया ने कहा, सर, परी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आहान परेशान हो गया और उसने कहा, क्या परी अब तक रो रही है? उसका फीवर कम हुआ? रिया ने कहा, नहीं सर, वो बस मयूरी का नाम ले रही है और रो रही है। आप प्लीज़ मयूरी को लेकर जल्दी आइए, उसने पूरे घर को सिर पर उठा लिया है। आहान ने मयूरी को देखा और कहा, मैं उसके सामने ही खड़ा हूँ, तुम परी का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। मयूरी उसकी बातों से समझ गई थी कि परी की हालत बहुत ख़राब है। उसने तुरंत कहा, परी को बुखार है? इस हालत में बुखार का आना बिल्कुल सही नहीं है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आहान उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, रिया तुम्हें बुलाने आई थी और तुमने मना कर दिया था। मयूरी कुछ सोचने लगी। उसने कहा, आप इसलिए मुझे वापस बुला रहे थे? जो आई थी उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था। डॉबी, रिया जब मयूरी के पास आई थी तब उसने उसे वापस चलने का रीज़न नहीं बताया था, इसलिए मयूरी भी रीज़न समझ नहीं पाई थी। आहान ने गहरी सांस ली और कहा, परी को बहुत तेज़ बुखार है और वो दवाई लेने से मना कर रही है। जब तक वो तुम्हें नहीं देख लेती वो दवाई नहीं लेगी। ये सुनकर मयूरी की आंखों में पानी आ गया। अचानक से उसे परी, उसका प्यार से उसे मयूरी दीदी बोलना, उसकी चब्बी चिक्स और उसका प्यार से हक कर लेना सब याद आ गया था। जब आहान ने उसे जॉब से निकाला था तब भी परी बहुत ज़्यादा रोई थी। ये सारी बातें सोचकर मयूरी बहुत इमोशनल हो गई थी। उसने कहा, पहले क्यों नहीं बताया ये सब? झालर, चलो अब। मयूरी परी के लिए इतना परेशान थी, ये उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। उसे बुखार है, ये जानते ही वो तुरंत चलने के लिए तैयार हो गई थी। ये देखकर आहान भी हैरान हो गया था, क्योंकि अब तक वो जो मयूरी टस से मस नहीं हो रही थी, अब वो चलने के लिए मान गई थी। उसने मन में सोचा, अजीब लड़की है, इतना बोलती है, ऊपर से तेवर भी अलग ही है इसके। ऐसी लड़की से भगवान ही बचाए। पता नहीं परी को इसमें क्या दिखा। जो भी है, मैं तो इसे वहाँ सिर्फ परी के लिए ही ले जा रहा हूँ। मयूरी तेज चलते हुए आगे चली गई थी। आहान भी उसके पीछे जाने लगा। रायजादा मैंशन। जैसे ही कार मैंशन के आगे रुकी, गार्ड जान गया था कि आहान मयूरी को लेकर आ गया था। मयूरी तुरंत कार से उतरी और बिना किसी का इंतजार किए सीधा परी के रूम की तरफ चली गई। गेट के पास ही राशि बैठी हुई थी। मयूरी को वहाँ देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसे जॉब से निकालने के लिए इतना कुछ किया था, पर लास्ट में वो ही घंटों में वापस आ गई थी। ये राशि को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे निकालने के लिए उसने इतनी मेहनत की, पर सब बेकार हो गया। उसने उसे घूरा और कहा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन मयूरी ने कहा, चलना वे, अपने काम से मतलब रखो तुम। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं, बल्कि परी के लिए आई हूँ। राशि ने उसे कहा, परी की नर्स मैं हूँ, भूल गई कैसे आहान सर ने तुम्हें जलील करके यहाँ से निकाला था? ये सुनकर मयूरी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, और वही आहान सर मुझे वापस लेकर आए हैं। अब अगर मैं उन्हें कह दूं कि मैं परी का ध्यान तभी रखूंगी जब तुम यहाँ से चली जाओगी, तब क्या होगा? सोचा है तुमने? आहान सर तुरंत तुम्हें घर से निकाल देंगे।
राशि ने कहा, ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मयूरी ने कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ परी के लिए आई हूँ। आई बड़ी वायड़ी मेरे सामने बकवास करने वाली। इस वक्त परी ने ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपाया हुआ था। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। मयूरी ने उसके मुंह से ब्लैंकेट हटाया और कहा, परी, मैं आ गई। मयूरी को अपनी आंखों के सामने देखकर परी बहुत खुश हो गई थी। वो तुरंत उठी और उसने उसे गले लगा लिया। मेरी मयूरी दीदी आ गई, मेरी मयूरी दीदी आ गई। मयूरी ने उसे गले लगाया और कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, मैं आ गई। अब तो तुम दवाई लोगी ना? परी ने खुश होते हुए कहा, हाँ, आप जो मुझे बोलेंगी मैं वो करूँगी। मयूरी ने उसके बाल सहलाए और कहा, तो फिर सबसे पहले अपनी दवाई ले लो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अब कभी दवाई लेने के लिए मना नहीं करोगी। परी ने अपनी दवाई ली और कहा, ओके, तो आप भी प्रॉमिस करो कि आप हमेशा आप ही मुझे दवाई दोगी। फिर मैं हमेशा आपकी हर बात मानूंगी। इस वक्त आहान भी वहाँ पर आ चुका था। वो देख रहा था कि कैसे परी इतने वक्त तक सिर्फ डैडी डैडी करती थी और अब मयूरी दीदी कर रही थी। जब परी ने देखा कि आहान गेट के पास खड़ा है तो उसने मासूमियती से कहा, डैडी इधर आओ। आहान मुस्कुराया और परी के पास आ गया। उसके पास आते ही परी ने उसे गले लगा लिया और कहा, थैंक यू डैडी, आप मयूरी दीदी को वापस ले आए। अब आप इन्हें कभी मत कहना जाने को। आहान भी मुस्कुराया और उसने कहा, ओके बेटा। इसके बाद परी मयूरी की तरफ आई और उसकी गोद में सिर रखकर सो गई। मयूरी ने उसे उठाया और अच्छे से अपनी गोद में लेटा लिया। आहान ये सब देख रहा था। वो बहुत सुकून से उसकी गोद में लेटी हुई थी। आहान ने इतने वक्त में पहली बार परी को इस तरह देखा था। वो बहुत जिद्दी बच्ची थी और अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, पर मयूरी उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती थी। जब वो रूम से जाने लगा तो परी ने कहा, डैडी आप कहाँ जा रहे हो? आज रात को आप मेरे पास ही रहो। ये सुनकर मयूरी और आहान दोनों चौंक गए। जब दोनों ने काफ़ी देर कुछ नहीं कहा तो परी ने फिर से कहा, क्या हुआ? मैं चाहती हूँ कि आज रात को आप दोनों मेरे पास ही रहो और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओ। ये सुन मयूरी ने कहा, बेबी ऐसा नहीं हो सकता। आपके डैडी को रेस्ट करना है तो उन्हें अपने रूम में जाने दो। परी फिर से जिद करने लगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे आज मेरे डैडी और मयूरी दीदी दोनों के साथ रहना है। आप दोनों को इस रूम में ही रहना होगा। परी की जिद के आगे दोनों मजबूर थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मजबूरी में देखा। रिया और आसी भी बहुत हैरान थे। परी की जिद अनरिजनेबल थी, पर उन दोनों के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आहान ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मयूरी आज यहीं पर रहेगी। उनके वहाँ से जाने के बाद मयूरी ने कहा, परी सो जाएगी तब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर रात को परी उठ गई तो फिर उसे चुप कौन कराएगा? मयूरी ये सुनकर हैरान हो गई थी। उसने कहा, तो फिर आप क्या चाहते हैं? आहान ने जवाब दिया, मैं नहीं, परी चाहती है। परी चाहती है कि तुम यहाँ रुको, आज रात को यहीं रुक जाओ। मयूरी ने कहा, अगर मैं यहाँ रुक गई तो आप कहाँ सोएंगे? आहान ने कहा, मुझे सिर्फ बेड पर ही नींद आती है और मैं वहीं सोऊंगा। रात बहुत हो गई है, अब अपने सवाल बंद करो। आहान ने ये बात जिस तरह बोली थी मयूरी घबरा गई थी। उसमें अब आगे आहान से कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। आहान रूम में रखे सोफे पर बैठ गया और परी को देखने लगा। इसके बाद मयूरी परी को सुलाने लगी। दवाई की वजह से उसका बुखार कम हो गया था और उसे काफ़ी आराम मिल गया था। आराम की वजह से उसे नींद भी आ गई थी। मयूरी को भी कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो आहान भी उसके पास बेड पर लेटा हुआ था और परी उन दोनों के बीच में सोई हुई थी। शायद जब मयूरी और परी दोनों को नींद आ गई थी तब आहान ने परी को उसकी गोद से उठा नीचे सुला दिया था। मयूरी हड़बड़ा कर उठी और उसने देखा कि आहान अब तक जाग रहा था, इसलिए उसने कहा, मैं चलती हूँ, परी सो गई है, आप भी सो जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बुला लेना। जैसे ही मयूरी वहाँ से जाने लगी उसने देखा कि परी ने उसके कुर्ते का कोना पकड़ा हुआ था और वो बड़बड़ा रही थी, मयूरी दीदी मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये देख कर आहान ने कहा, ये तुम्हें नहीं जाने देगी, अच्छा यही होगा कि तुम यहीं रुक जाओ। इतना बोलकर आहान ने दूसरी तरफ करवट ले ली। ये सुनकर मयूरी को बहुत शौक लगा। वो ऐसे कैसे सो सकती थी? उसके पास जब कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो सोफे पर जाकर सो गई। वो काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। अगली सुबह आहान की आंख जल्दी खुल गई। उसने देखा कि मयूरी सोफे पर सोई हुई थी। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो उठा और उसके पास आ गया। तुम चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ,
अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो दवाई ले लो। परी तो मेरी प्यारी प्रिंसेस है ना। मयूरी नींद में भी परी के बारे में फिक्र कर रही थी। ये देखकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, पता नहीं क्या जादू है इस लड़की में, जो परी को इससे इतना प्यार है। और ये भी पागल है, किसी और की बच्ची को इसने जैसे अपना मान लिया है। इतने में करवट लेते हुए मयूरी सोफे से गिरने वाली थी, पर तभी आहान ने उसे पकड़ लिया और एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन रुक गई। उसने मयूरी को संभाला और परी के पास बेड पर सुला दिया। थकान की वजह से मयूरी अभी भी सोई हुई थी। आहान को ऑफिस के काम भी संभालने थे, इसलिए वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब मयूरी की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो बेड पर सोई हुई थी। वो घबरा कर उठ बैठी और बड़बड़ाने लगी, हे कान्हा जी, मैं बेड पर कैसे आई? मैं तो सोफे पर सो रही थी। मैंने आहान सर से बेड पर सोने के लिए साफ मना कर दिया था। फिर मैं यहाँ कैसे आई? डोबी, गिलस्पी, ये क्या किया तूने? जरूर हमेशा की तरह हाथी घोड़े बेचकर सो गई होगी। कुछ याद तो नहीं रहता ना तुझे, झालर? अपने आप से इस तरह बात करते करते मयूरी परी के पास आ गई। उसने देखा कि उसका बुखार उतर चुका था और उसके घाव भी ठीक हो रहे थे। चलो अच्छा है, दिकरी जल्दी ठीक हो जाए बस, मयूरी ने खुद से कहा। इस वक्त आहान अपने स्टडी रूम में बैठा था। परी बीमार थी और कभी भी कोई भी जिद करने लग जाती थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं गया था और घर से ही काम कर रहा था। तभी वहाँ वर्धन आया और उसने कहा, सर, आपने जो इन्वेस्टिगेशन करवाई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है। आपका शक बिल्कुल सही था। ये सुनकर आहान ने वर्धन की तरफ देखा और कहा, फाइल दिखाओ। फाइल में साफ साफ लिखा था कि ग्लास पर लास्ट फिंगरप्रिंट्स राशि के थे। इसका मतलब परी की मेडिकल किट को ख़राब करने वाली राशि थी। ये देखकर आहान बहुत ज़्यादा शॉक्ड नहीं लग रहा था। अब आहान क्या करेगा? उसने बिना सबूत के मयूरी को तो जॉब से फायर कर दिया था, पर अब राशि के खिलाफ तो उसके पास सबूत था। ये खबर सुनकर आहान बहुत गुस्से में था। उसने रिया से कहा, राशि को बुलाओ। रिया ने तुरंत जवाब दिया, यस सर। कुछ देर बाद जब राशि आहान के स्टडी रूम में आई तो वो बहुत घबराई हुई थी। आहान ने उसे इस तरह अचानक से बुला लिया था। वो रूम में आई और उसने कहा, यस सर, आपने बुलाया? आहान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यस, तुम एक नर्स हो ना? राशि ने घबराते हुए जवाब दिया, हाँ। आहान ने फिर पूछा, तुमने अपनी डिग्री भी पूरी की है? राशि ने कहा, हाँ। आहान खड़ा हुआ और उसके पास आते हुए बोला, मतलब तुम एक क्वालिफाइड नर्स हो और तुम्हें नर्सिंग के बारे में अच्छी नॉलेज भी है? यस सर। राशि इतना ज़्यादा घबराई हुई थी कि उसकी सर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आहान ने कहा, तुम्हारे रिज्यूमे के हिसाब से तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है। राशि ने हिम्मत कर सर उठाया और कहा, यस सर, पर आप ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हैं? आहान ने उसे घूरते हुए कहा, अगर ये सारी बातें सच हैं तो फिर तुम परी का मेडिकल किट कैसे गीला कर सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो किट मेरी बेटी के लिए कितना ज़रूरी है? ये सुनकर राशि के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान क्या बोल रहा था। उसे इन सब के बारे में कैसा पता चल गया? उसने घबराते हुए कहा, सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो तो मयूरी ने किया था ना। उसकी गलती की वजह से आपने उसे जॉब से भी निकाल दिया था, तो फिर अब आप इसका इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा रहे हैं? आहान ने गुस्से में कहा, क्योंकि ये सब तुमने ही किया था। सब तुम्हारी गलती थी। तुम्हें क्या लगा है मैं इस मामले को ऐसे ही जाने देता और कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करता? मेरी टीम ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया है और उसमें साफ पता चल रहा है कि ग्लास पर आखिरी फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे थे। इसका मतलब उस ग्लास को आखिरी बार हाथ लगाने वाली तुम थी। ये बात सुनकर राशि के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान इतनी छोटी सी बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस हद तक चला जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और इस बात को कैसे संभाले। उसने मन में सोचा, राशि पैनिक मत कर। उस वक्त रूम में सिर्फ तू और मयूरी ही थे। तू बात को संभाल सकती है। उसने अपने आप को शांत किया और कहा, आहान सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भले ही गिलास पर लास्ट फिंगरप्रिंट्स मेरे हैं, पर मैंने पानी नहीं गिराया था। वो तो मैंने बस। बोलते बोलते वो रुक गई, क्योंकि जिस तरह आहान उसे देख रहा था उसकी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आहान ने उसके करीब आकर गुस्से में कहा, अगर मुझे किसी से नफरत है तो वो है झूठ बोलने वाले लोगों से। इसलिए मेरे सामने झूठ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। उसकी गुस्से में लाल आंखें, उसकी तीखी नज़र और बुलंद आवाज़ ने राशि को बहुत डरा दिया था। वो बहुत मुश्किल से
रायज़ादा मैंसन में आई थी और अब वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसने वहाँ रहने के बहुत बड़े सपने देख लिए थे, इसलिए अब वो उन्हें टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने किसी तरह अपने तेज़ दिमाग का इस्तेमाल किया और कहा, अहान सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, पर मैंने जो किया वो करने के लिए मुझे मयूरी ने ही उकसाया था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है और मैं परी का बहुत अच्छे से। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आहान जोर से चिल्लाया, शट अप! तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा? अगर तुम अच्छी नर्स होती तो तुम्हें बच्चों से लगाव होता, तो तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करती। तुम परी की हालत अच्छे से जानती थी, फिर भी तुमने उसका मेडिकल किट खराब कर दिया। तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि वो मेडिकल किट परी के लिए कितना ज़रूरी है? अहान का गुस्सा देखने लायक था। राशि बहुत डर गई थी और अब उसके पास चालाकी से इस मामले को हैंडल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस घर में रहने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब करना चाहती थी। वो रोने लगी। अहान के करीब जाते हुए उसने कहा, अहान सर, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दीजिए। अब मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी और मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। अहान ऐसी लड़कियों का कैरेक्टर अच्छे से जानता था। उसने राशि को अपने आप से दूर किया और कहा, अपनी बकवास बंद करो और दूर रहो मुझसे। राशि तुरंत उससे दूर हो गई। उसने कहा, सर प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दो। मैं अपना काम अच्छे से करूँगी और अब कोई गलती नहीं करूँगी। मैं कुछ भी करूँगी, बस प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालिए। उसकी बातें सुनकर अब अहान कुछ सोचने लगा। अगर ये कुछ भी कर सकती थी तो अहान के पास उसके लिए कुछ काम तो था। उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। ये सुनकर राशि बहुत खुश हो गई। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सच में थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी और परी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अहान मुस्कुराया और उसने कहा, एक मिनट, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ही इस हरकत के बाद मैं तुम्हें परी के करीब भी जाने दूंगा? तुम मुझे परी के आसपास भी मत दिख जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर राशि थोड़ा हैरान हो गई थी। परी के आसपास भी नहीं दिखना तो फिर उसका ख्याल कैसे रखा जाएगा? राशि को कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछा, अगर मुझे परी के पास नहीं जाना तो फिर क्या करना है? अहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा क्या काम है वो तुम्हें रिया बाद में बता देगी। राशि को कुछ समझ नहीं आया, पर अभी के लिए वो इतना जानती थी कि अब उसे इस घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो खुश थी। वर्धन ये सब देख कर हैरान था। उसके वहाँ से जाते ही उसने अहान से पूछा, सर आपने राशि को क्यों रखा? हमारे पास इसके खिलाफ सबूत है। फिर अहान ने कहा, राशि के खिलाफ हमारे पास सबूत है और मयूरी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। दोनों ही लड़कियां अपने आप में एक राज हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन अपना आपा पहले खोता है और अपना असली चेहरा बाहर दिखाता है। इस पर वर्धन ने कहा, पर अगर दोनों में से किसी ने भी परी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? ऐसा नहीं होगा। हम हर वक्त दोनों पर नज़र रखेंगे। परी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। भले ही वो मेरी बेटी नहीं है, पर अब वो मेरी जिम्मेदारी है। उसकी ये बात सुन वर्धन ने कुछ सोचा और पूछा, अहान सर, आप जैसी फिक्र परी की करते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप दोनों में कोई बहुत गहरा रिश्ता है। अहान ने गहरी सांस ली और कहा, फिजूल की बातें मत करो, मैं इतने वक्त से ऑफिस नहीं जा पाया हूँ। बाबू भाई से ऑफिस की सारी अपडेट लो और मुझे बताओ। यस सर। तभी वहाँ परियाँ आ गई। उसे देख कर अहान ने पूछा, परी जाग गई? मयूरी उसके पास ही है ना? रिया ने कहा, परी अब तक सो रही है और मयूरी जाग गई है, पर वो अजीब हरकतें कर रही है। दरअसल जब रिया आ रही थी तब उसने देखा था कि मयूरी कुछ परेशान थी और गुजराती में अपने आप से बातें कर रही थी। ये सुनकर अहान हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मयूरी क्या अजीब हरकतें कर सकती थी। वो अपने स्टडी रूम से परी के रूम की तरफ चला गया। रूम में मयूरी बहुत परेशान थी। वो लगातार आगे पीछे चल रही थी और रात के बारे में सोच रही थी। मैं तो सोफे पर थी, पता नहीं बेड पर कैसे आ गई। अगर मैं बेड पर थी तो हान सर कहाँ सोए थे? वो भी मेरे साथ बेड पर ही थे। वहाँ से गुजरते लोगों को मयूरी की परछाई नजर आ रही थी। वो जिस तरह से बिहेव कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान थी, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। तभी वहाँ पर अहान आ गया और सब अपने अपने काम में लग गए। मयूरी को देखकर अहान भी मुस्कुराने लगा था। उसे इस तरह देखकर लोगों के मन में ख्याल आया, मयूरी तो अजीब हरकतें कर ही रही थी, ये अहान सर को क्या हो गया है? रूम के अंदर मयूरी अपने आप को बाहर आने के लिए तैयार कर रही थी। उसने कहा,
मयूरी देख, तू अभी इधर ही काम करेगी तो तेरा सामना मिस्टर रायजादा से तो होगा ही। तू जॉब तो छोड़ नहीं सकती। अब जो होगा देखी जाएगी। वैसे भी तू सुंदर, सुशील और प्यारी लड़की है। बाहर जाकर तुझे बहुत सारे काम देखने हैं। रूम के बाहर खड़ा हान मयूरी की बातें सुन रहा था। उसे सब कुछ क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा था, पर वो समझ गया था कि मयूरी कल रात के बारे में सोच रही थी। मयूरी सोफे से गिरने वाली थी, इसलिए हान ने उसे बेड पर सुला दिया था, पर मयूरी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला था। मयूरी ने फाइनली अपने आप को बाहर आने के लिए प्रिपेयर कर लिया था। वो जानती थी कि वो इसे ज़्यादा देर तक टाल नहीं सकती थी। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आई, वो गेट के दूसरी तरफ खड़े आन से टकरा गई। उसके मुंह से निकला, ए गधेड़े, ऐसे गेट के आगे कौन खड़ा रहता है? मयूरी ने आहान को देखा नहीं था और अपना सिर सहला रही थी। बाहर आते वक्त सामने देखना चाहिए, नीचे नहीं, आहान ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में कहा। यह आवाज़ सुनकर मयूरी ने अपनी जीभ काट ली, क्योंकि वो जानती थी कि यह आवाज़ आहान की थी। उसने कहा, तमे अय्या छू करे छे। आहान को गुजराती समझ नहीं आती थी और मयूरी को टेंशन में गुजराती ही बोलने की आदत थी। आहान के अजीब एक्सप्रेशन देखकर उसने कहा, मेरा मतलब है आप यहाँ क्या कर रहे हो? आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा घर है, मैं यहाँ कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूँ। ये बात गलत नहीं थी। वो आहान का घर था और वह कभी भी कहीं पर भी जा आ सकता था। वैसे भी ये रूम परी का था, तो वो यहाँ कभी भी आ जा सकता था। मयूरी को लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी। उसने आहान की तरफ देखा तो वो उसे बहुत नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं था कि वो उसके साथ बेड पर थी। उसे ऐसे देखकर आहान ने पूछा, तुम ऐसे क्या देख रही हो? मयूरी ने तुरंत आहान से कहा, काई नथी, मेरा मतलब है कुछ नहीं। आहान ने फिर पूछा, तुम कल रात के बारे में सोच रही हो? ये सुनकर मयूरी की आंखें बड़ी हो गई। क्या रात में कुछ हुआ था क्या? फिर वो खुद को डांटते हुए मन ही मन बोली, ए डोबी, कौन से हाथी घोड़े बेचकर सोई थी जो तुझे कुछ याद ही नहीं है? फिर उसने खुद को संभाला और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्या सोचूंगी? आहान मुस्कुराया और उसने कहा, अच्छा तो फिर तुम अंदर किससे बात कर रही थी? मिस सुंदर, सुशील और प्यारी लड़की। ये सुनकर मयूरी और ज़्यादा एम्बारस हो गई थी। आहान बाहर खड़ा होकर उसकी सभी बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। आहान ने उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, मयूरी, जो होना था वो हो गया। अब उसके बारे में ज़्यादा सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। ये आहान क्या कह रहा था? मयूरी के माथे से पसीने आने लगे थे। अब वो क्या करेगी? क्या सच में आहान और मयूरी के बीच में कुछ हुआ था? ये आहान उसके मज़े ले रहा था? जैसे ही मयूरी ने उसकी ये बात सुनी, वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब है। तभी उसने टेंशन में खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, ज़रूर हमारे बीच कल रात को कुछ हुआ है, इसलिए मुझसे ये सब कह रहे हैं, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। उसने अपने हाथ से अपने सिर को हल्का सा पुश करते हुए खुद से कहा, तू बिना डोबी कल ऐसे घोड़े बेच कर सो रही थी जैसे खुद के घर में सो रही हो। खैर, अब इन सब के बारे में सोचकर क्या फ़ायदा? जो होना था वो तो हो ही गया। मयूरी खुद से यही सब बातें बड़बड़ाए जा रही थी। वहीं सामने खड़ा आहान उसे इतनी टेंशन में बड़बड़ाते देखकर स्माइल करने लगा। एक्चुअली कल रात आहान और मयूरी के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो बस उसे बेड पर लिटाकर खुद दूसरे रूम में चला गया था। पहले तो आहान इस बारे में उसे सब कुछ बता देना चाहता था, पर फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। उसे मयूरी को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। मयूरी अब भी परेशानी से कहीं खोई हुई थी कि तभी आहान ने उससे कहा, अगर खुद से बातें हो गई हों तो परी को नीचे ले आओ और उसे ब्रेकफास्ट करवा दो। आहान की बात सुनकर मयूरी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वापस अंदर जाकर परी को जगाने लगी। उसे जगाने से पहले उसने एक बार परी के सिर पर हाथ लगाते हुए कहा, अब बेबी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, थैंक गॉड, अब ये बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर वो बहुत ही प्यार से परी को जगाते हुए कहने लगी, परी बेटा उठो, देखो सुबह हो गई। परी, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। उसके इतने प्यार से जगाने पर परी भी तुरंत उठकर बैठ गई और मयूरी को हक करते हुए बोली, प्यारी दीदी, आप कल मुझे छोड़कर कहीं गई तो नहीं ना? आप कल रात मेरे साथ ही थी ना? मयूरी उसे और लाइट टाइट हक करते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं तो आपके साथ ही थी कल पूरी रात। चलो आप जल्दी से खड़े हो जाओ, आपको अभी ब्रेकफास्ट करके दवाई भी तो लेनी है ना। चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ, गुड गर्ल। मयूरी के कहने पर परी झट से खड़ी हो गई
और ब्रेकफास्ट करने के लिए उसके साथ नीचे जाने लगी। अहान अभी भी वहीं खड़ा खड़ा मयूरी और परी को देख रहा था। उसे एहसास था कि मयूरी परी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और परी भी उसके साथ बहुत खुश रहती थी। उनकी बॉन्डिंग दिन ब दिन बहुत अच्छी होती जा रही थी। कुछ पल बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए खुद भी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गया। अहान और परी दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। मयूरी परी के पीछे ही खड़ी थी। तभी परी ने उसका हाथ खींचते हुए बहुत ही प्यार से उससे कहा, दीदी आप भी मेरे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो ना। ये सुन मयूरी ने उससे कहा, नहीं बेटा आप ब्रेकफास्ट करो, मैं बाद में कर लूँगी। पर परी कहाँ मानने वाली थी। वो जिद करते हुए उससे कहने लगी, नहीं मैं तभी खाऊंगी जब आप मेरे साथ बैठकर खाएंगी। परी को ऐसे जिद करते देखकर मयूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन ही मन सोचने लगी, अब शू करूं, परी तो बच्ची है, अगर मैं इसके कहने पर यहाँ बैठ गई तो ये वायडो मुझे फिर कुछ सुना देगा। मयूरी अपने मन ही मन सब सोच रही थी कि तभी हान ने एक नौकर को बुलाते हुए कहा, इनकी भी प्लेट लगा दो। जैसे ही मयूरी ने उसकी बात सुनी, वो एक पल के लिए एकदम हैरान रह गई, पर उसके बाद दोबारा इशारा करने से पहले उसने खुद को संभाला और उसे घूरते हुए खाने के लिए बैठ गई। पर यहान और मयूरी तीनों इस वक्त एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उन्हें देखकर कोई भी यही समझता जैसे एक कंप्लीट फैमिली है। परी अपने खाने में बिजी थी। वहीं मयूरी इस वक्त आहान को देख रही थी। आहान बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाना खा रहा था। उसके कुछ बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे। पीछे से सनलाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे आहान और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी मयूरी ने खुद को संभालते हुए खुद से कहा, ए डोबी ये क्या कर रही थी तू, और ये खड़ूस कभी नहीं नहीं नहीं, वैसे भी इसके और मेरे स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर है। यही सब सोचकर मयूरी अपना खाना खाने लगी। अब तक सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, पर इतने में ही वहाँ हेतल आ गई। हेतल रायजादा मैंसन के पास में ही रहती थी। वो आज यहाँ परी से मिलने ही आई थी। तभी हेतल ने पास से ही गुजरते नौकर से पूछा, अब कैसी है परी की तबीयत। इस पर नौकर ने कहा, मैडम अब परी बेबी पहले से बेहतर हैं। नौकर से बात करते हुए ही हेतल की नज़र डाइनिंग एरिया की तरफ गई। जब उसने वहाँ मयूरी को आहान और परी के साथ बैठकर खाना खाते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। रायजादा फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग डाइनिंग पर सिर्फ घर के लोग या कोई गेस्ट ही खाना खा सकते थे। आज तक घर के किसी भी नौकर या नर्स ने यहाँ बैठकर खाना नहीं खाया था। इसलिए जैसे ही उसने मयूरी को वहाँ खाना खाते देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो वहीं से चिल्लाते हुए आगे आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठकर खाना खाने की। अचानक उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुन मयूरी थोड़ा डर गई। उसने घबराते हुए कहा, वो मैम वो। पर मयूरी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हेतल ने थोड़ा रूड होते हुए उससे कहा, ये वो क्या लगा रखा है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। तभी मयूरी ने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, वो मैम परी बेबी जिद कर रही थी, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना पड़ा। हेतल, उसने फिर से तेज आवाज़ में कहा, परी तो बच्ची है, पर तुम में तो समझ है ना, तुम यहाँ सिर्फ एक नर्स हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अगर तुमने इससे ज़्यादा कुछ बनने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। मयूरी इस बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हाँ में अपना सिर हिलाते हुए जल्दी से डाइनिंग से खड़ी हो गई और वहाँ से जाने लगी। तभी हेतल ने फिर से उससे कहा, ओ मैडम कहाँ चली, नर्स हो ना तुम, तो परी को खाना कौन खिलाएगा। उसका ऐसा बिहेवियर देख मयूरी बहुत हैरान हो गई, पर अब तक उसे ये बात तो अच्छे से समझ आ गई थी कि रायजादा मैंसन में जो लोग रहते थे या जिनसे भी वो अब तक मिली थी वो सब बहुत अच्छे थे, पर हेतल थोड़ी अजीब थी। हेतल के कहने पर मयूरी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और चुपचाप जाकर परी को खाना खिलाने लगी। वहीं आहान ये सब हो जाने के बाद भी चुपचाप बैठकर नाश्ता कर रहा था। उसने हेतल को एक शब्द भी नहीं कहा था। एक्चुअली वो ये देखना चाहता था कि मयूरी कब तक ये सब बर्दाश्त कर पाती है, उसका पेशेंस लेवल क्या है। इस वक्त तक हेतल भी डाइनिंग पर खाना खाने के लिए बैठ गई थी। ये देखकर नौकर ने उनकी प्लेट डाइनिंग पर लगा दी। तभी उसके सामने देखते हुए कहा, मेरे लिए रोटी लेकर आओ। जैसे ही पास ही खड़े नौकर ने ये बात सुनी, वो हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उनके लिए रोटी लाने के लिए जाने लगा। पर तभी हेतल ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा, तुम यहीं रुको। और फिर वो मयूरी की तरफ हाथ से इशारा करके बोली, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ और जाकर मेरे लिए रोटी लेकर आओ। अब मयूरी को भी बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा। वो उस घर की कोई नौकरानी नहीं थी जिस पर हेतल ऐसे हुक्म चला सके। वो वहाँ एक नर्स की जॉब करती थी। उसका काम सिर्फ परी का ध्यान रखना था,
ना कि उससे ऐसे फालतू के काम करना। आहान वहीं बैठा ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो देखना चाह रहा था कि इस सिचुएशन में मयूरी कैसे रिएक्ट करती है और वो कैसे इस सिचुएशन को मैनेज करती है। वहीं मयूरी इस बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बहुत ही शांति से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए हेतल से कहा, ओके मैम, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर मयूरी किचन की तरफ चली गई और कुछ ही देर में हेतल के लिए रोटी लेकर आ गई। उसने वो रोटी हेतल की प्लेट में रख दी, पर हेतल जो जैसे आज उस पर चिल्लाने ही वहाँ आई थी, वो फिर से चिल्लाने लगी, ये कब की रोटी उठा लाई तुम मेरे लिए? जाओ जाकर गर्म रोटी लेकर आओ। मयूरी तो किचन से गर्म रोटी ही लाई थी, पर हेतल को बिना वजह उसे परेशान करना था, इसलिए उसने ये सब किया था। तभी मयूरी ने फिर से कहा, जी मैम, मैं आपके लिए दूसरी ला देती हूँ। और इतना कहकर उसने हेतल को वापस जाकर एक और रोटी ला दी। नाश्ता खत्म करने के बाद हेतल ने फिर से मयूरी को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ जाकर मेरे लिए सूप लेकर आओ। अब तक मयूरी का पेशेंट लेवल भी जवाब देने लगा था। उसे मन ही मन हेतल पर गुस्सा आने लगा था। वो अपने मन ही मन में बड़बड़ाने लगी, यासु औरत छे, बिना मतलब परेशान करे जा रही है। कोई बात नहीं मयूरी, तुझे अभी के लिए ये सब करना ही होगा। तुझे अभी इस जॉब की बहुत ज़रूरत है और परी को भी तेरी बहुत ज़रूरत है। यही सब सोचते हुए उसने उससे कहा, ओके मैम, मैं अभी ला देती हूँ। इतना कहकर मयूरी किचन में सूप लेने चली गई। वही हेतल को दिल ही दिल में इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि वो मयूरी को अच्छे से परेशान कर रही थी। आखिर कोई भी मुंह उठाकर आयजादा मैंसन में डाइनिंग पर तो नहीं बैठ सकता ना। बड़ी आई हम अमीरों की बराबरी करने वाली। हेतल ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मयूरी सूप लेकर आ गई। हेतल अभी भी अपनी ही बातों में खोई हुई थी, इसलिए वो बिना देखे ही उस सूप को पीने लगी और सूप गर्म होने की वजह से उसकी जीभ जल गई। वो दर्द से कहराते हुए चीख पड़ी। आह! जीभ जलने की वजह से हेतल को मयूरी पर बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना गर्म सूप ला कर देने की? तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रही थी। ये देख मयूरी ने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, पर सूप तो गर्म ही होता है। हेतल ने उनकी बात बीच में ही काट दी। शट अप! अब और एक शब्द भी नहीं। पता है मुझे सूप गर्म ही होता है। बड़ी आई मुझसे जबान लड़ाने वाली। मयूरी को ये बातें अच्छे से पता थी कि जो सूप वो हेतल के लेकर आई थी, वो इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं था। ये सब उसकी खुद की गलती की वजह से हुआ था। उनका खुद का ही ध्यान नहीं था, पर तमाशा ना हो इसलिए वो चुपचाप हेतल की डांट सुन रही थी। पहले तो हेतल बस उसे सुना रही थी, जो मयूरी ने भी इग्नोर किया। पर अचानक गुस्से में आकर हेतल ने वो गर्म सूप का बाउल उठाकर मयूरी की तरफ फेंक दिया। और जैसे ही मयूरी ने ये देखा, उसने चिल्लाते हुए अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया। क्या मयूरी अब भी कुछ नहीं कहेगी? जैसे ही मयूरी ने ये देखा, उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को कवर कर लिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, पर गर्म सूप गिरने के बाद भी उसे कुछ भी दर्द महसूस नहीं हुआ, तो उसने खुद से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? इतना गर्म सूप मेरे चेहरे पर गिरने के बाद भी मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? यही सब सोचकर उसने हल्के से अपनी आंखें खोली, पर तभी वो अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि इस वक्त उसके सामने आहान खड़ा था। दरअसल जब हेतल ने मयूरी पर वो गर्म सूप का बाउल फेंका, तो आहान मयूरी के आगे आकर खड़ा हो गया और वो सारा गर्म सूप भी आहान की बैक पर जाकर गिर गया था। इस वजह से मयूरी को कोई चोट नहीं आई, पर गर्म सूप गिरने की वजह से आहान की पीठ जल गई थी। ये देखकर हेतल बहुत घबरा गई। जब आहान उन्हें छोड़ने वाला नहीं था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गुस्से में हेतल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही हेतल ने उसे इतने गुस्से में खुद के करीब आते हुए देखा, तो उन्होंने डर के मारे कांपते हुए कहा, आहान बेटा, वो मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझसे गलती से ये सूप का बाउल छूट। हेतल अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आहान ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए उनसे कहा, आपने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? आपको पता है ना आप अभी कहाँ खड़ी हैं? मेरे ही घर में खड़े होकर आप मुझे ही चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। और कितना गिरेंगी आप? हेतल सच में बहुत घबरा गई थी। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मयूरी को बचाने आहान बीच में आ जाएगा। उन्होंने नकली आंसू बहाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये मैंने तुम पर नहीं, उस नर्स पर फेंका था। तुम ना जाने कैसे बीच में आ गए। हेतल भले ही आहान और उसकी तरक्की से बहुत जलती थी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से उससे पंगा ले सके। इसलिए वो इस वक्त उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही थी। वहीं उनकी बात सुनकर आहान गुस्से से बोला, बहुत हो गया,
बहुत हो गया अब आपका ये नाटक। अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है काकी। वैसे तो मैं किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाता, पर अगर आप यही सब करते ऐसी हरकतें करती रहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा कि आप रिश्ते में मेरी काकी लगती हैं। आहान को इतना गुस्से में देखकर हेतल पीछे की तरफ चलती जा रही थी, पर तभी वो अपने पीछे पड़ी कुर्सी से टकरा गई और उनका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो जोर से फर्श पर जा गिरी। आह गिरने की आवाज़ के साथ वह हेतल को भी हाथ पैर पर थोड़ी चोट लग गई थी। उन्हें नीचे गिरते देखकर आहान ने उन्हें आगे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और वो बिना उनसे आगे कुछ कहे अपने कमरे की तरफ जाने लगा। पर अपने रूम में जाते वक्त उसने कुछ सेकंड रुक कर मयूरी की तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं मयूरी को आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो यही सोच रही थी, आ कवे थई गयो, इस वार्डो ने मेरी हेल्प की, इसे तो मैं एक सेकंड भी नहीं सुहाती। फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए बोली, जो भी हो मयूरी, पर आज उसकी वजह से ही तू बच पाई है, वरना अगर वो सूप तेरे चेहरे पर गिर जाता तो तू हमेशा के लिए तेरी खूबसूरती खो देती। और जो दर्द होता सो अलग, आज उसी घमंडी ने तेरी जान बचाई है। आज मेरी वजह से उसे कितनी ज़्यादा चोट आई है, मुझे जाकर देखना चाहिए, उसकी चोट पर दवाई लगानी चाहिए। पर फिर भी वायडो को बीच में आकर हीरो बनने की क्या ज़रूरत थी। इस वक्त मयूरी ये सोचकर खुश भी थी कि हान ने उसे बचा लिया था, तो वही ये सोचकर उसे बुरा भी लग रहा था कि उसकी वजह से उसे चोट लग गई। यही सब सोचकर वो हान के कमरे की तरफ जाने लगी। हेतल अभी भी फर्श पर ही बैठी हुई थी और खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, पर अभी भी वो घूर कर जाती हुई मयूरी को ही देख रही थी और खुद से कह रही थी, इस बार तो तू बच गई मयूरी, पर अगली बार तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तेरी वजह से आज मुझे इतनी चोट लगी है और उस आहान से भी इतना कुछ सुनना पड़ा है। इसका बदला तो मैं तुझसे ज़रूर लूँगी। ये तमाशा शुरू होने से पहले ही आहान ने परी को उसके रूम में भिजवा दिया था। मयूरी इस वक्त आहान के रूम के बाहर खड़ी थी। वो अभी भी यही सोच रही थी कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, पर अगर वो अंदर चली गई और आहान ने उसी पर सारा गुस्सा निकाल दिया तो पर तभी उसने एक आह भरते हुए खुद से कहा, ए डोबी, पहले अंदर तो जा, देखा जाएगा जो होगा। इतना कहकर उसने आहान के कमरे का दरवाज़ा नॉक कर दिया। दरवाज़ा इस वक्त आधा खुला हुआ था, उसमें कुंडी नहीं लगी हुई थी। फिर भी उसने अंदर आने से पहले कहा, मैं अंदर आ रही हूँ, और अंदर कमरे में चली गई। इस वक्त आहान ने अपनी शर्ट नहीं पहन रखी थी। ये देखकर मयूरी थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। उसने तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वहीं आहान को भी इस वक्त मयूरी को अपने रूम में देखकर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। तभी उसने थोड़ा रूड होते हुए कहा, अब यहाँ क्यों आई हो तुम? आहान को खुद से इतना रूड होते हुए देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, पर तभी उसने अपने हाथों को अपनी आंखों से हटाते हुए उससे कहा, वो मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चोट आई है, लाइए मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। इस पर आहान ने उससे कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। मयूरी ने एक बार फिर कहा, देखिए मैं एक नर्स हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे ये कर लेने दीजिए। आपको सच में बहुत ज़्यादा चोट आई है। अगर अभी मैंने इस पर दवाई नहीं लगाई तो आपको आगे ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। एटलीस्ट एक नर्स होने के नाते आप मेरी इतनी सी बात तो मान ही सकते हैं। और हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, भले ही मैंने 6 महीने में अपनी पढ़ाई पूरी की हो, पर मुझे अपना काम बहुत अच्छे से आता है। मयूरी को इतना रिक्वेस्ट करते देखकर आहान ने उसे इस बार मना ही लिया और हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, फ़ाइन, जो करना है जल्दी करो, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आहान अपनी पत्नी शनाया से बहुत प्यार करता था और उसे रह रह कर अभी भी उसकी बहुत याद आती थी, इसलिए उसे मयूरी से अपने घाव पर दवाई लगवाना भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। पर क्योंकि वह एक अच्छी नर्स थी और आहान को सच में बहुत चोट आई थी, इसलिए उसे इसके लिए मानना पड़ा। मयूरी जल्दी से मेडिसिन बॉक्स ले आई और उसकी पीठ पर धीरे धीरे दवाई लगाने की कोशिश करने लगी। आहान की हाइट बहुत अच्छी थी और मयूरी तो मुश्किल से उसके कंधे तक आ रही थी। आहान साइड में लगे ड्रेसिंग मिरर से उसे देख रहा था। उसने दवाई लगाने की जिद तो कर ली थी, पर अब खुद ही इतना ऑकवर्ड हो रही थी कि ठीक से अपना काम भी नहीं कर पा रही थी। ये देख आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं मयूरी ने भी खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, वैसे इतना बुरा भी नहीं है ये वायडो। मयूरी ने जैसे उसका नाम ही वायडो रख दिया था, वो उसे खड़ूस लगता था। उसके घाव पर दवाई लगाते हुए मयूरी उससे काफ़ी करीब खड़ी थी। वो शर्टलेस होकर उसके इतने पास था कि कोई भी उन्हें ऐसे देखता तो पता नहीं क्या समझता। और तभी बा वहाँ आ गई। उन्हें ऐसे देख उन्हें बहुत अजीब लगा। वहीं जैसे ही आहान और मयूरी ने बा को कमरे में देखा तो वो भी जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए।
उन्हें दोनों को भी काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा था। तभी बा ने आहान के पास आते हुए उससे कहा, आहान बेटा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? इधर आ देखने दे मुझे। बा की बात सुनकर आहान ने उससे कहा, नहीं नहीं बा, हल्की सी चोट आई है, दवाई लगाऊंगा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये सुन उनकी जैसे सांस में सांस आई। उन्होंने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, शुक्र है कान्हा जी का कि तू ठीक है। इतना कहकर उन्होंने उसे गले लगा लिया और फिर वो वहाँ से चली गई। दरअसल एक नौकर ने उन्हें नीचे हुए तमाशे के बारे में बताया तो वो सीधे आहान के कमरे में उसे देखने चली आई। वहीं मयूरी ने भी जल्दी से आहान के घाव की ड्रेसिंग कर दी और बोली, मैंने दवाई लगाकर ड्रेसिंग कर दी है, आप बस टाइम टाइम पर इसे चेंज करवा लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे परी का भी ध्यान देखने जाना है। मयूरी कहाँ जानती थी कि आहान को इतने छोटे मोटे घावों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक मार्शल आर्टिस्ट था, उसकी बॉडी के लिए बस एक सुई चुभने जैसा था। इतना कहकर मयूरी वहाँ से चली गई और आहान भी अपनी शर्ट पहनने लगा। तभी उसके पास रिया का कॉल आया, सर मुझे आपसे बहुत कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं अभी घर आती हूँ। ओके। ये बोल आहान ने कॉल काट दिया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया को ऐसी भी क्या ज़रूरी बात करनी थी कि वो अभी ऑफिस से घर आ रही थी। शर्ट पहन आहान अपने स्टडी रूम में चला गया। वो अपना 50% काम वहीं से करता था। यह बिल्कुल उसके लिए एक मिनी ऑफिस की तरह था। वहीं मयूरी इस वक्त परी के साथ खेल रही थी, पर रह रहकर अभी भी उसके सामने आहान का चेहरा और उसका शर्टलेस होकर उसके करीब होना ही घूम रहा था। तभी उसने अपने सिर पर टपली मार खुद से कहा, ए डोबी, ये सब फालतू की बातें मत सोच, वो बस तेरे बॉस हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और ना ही तेरे और उनके बीच कभी कुछ हो सकता है। समझाई छे कि रिपीट करूं? खुद ही खुद को डायलॉग मार वो वापस परी के साथ खेलने लगी। आहान इस वक्त स्टडी रूम में आ गया था। उसके कुछ ही देर बाद रिया भी वहां आ गई, पर उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत सीरियस एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ज़रूर बहुत कुछ सीरियस मैटर है। तभी रिया ने आहान से कहा, सर मुझे आपको परी और शनाया मैम के उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये सुन आहान एकदम सीरियस हो गया। एक्सीडेंट की बात आते ही उसका चेहरा तंग हो जाता था। वो आज भी उस रात को नहीं भूल पाया था जब उसने अपने प्यार और पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया था। उसने खुद को संभाला और कहा, बताओ। तभी रिया ने उससे कहा, सर वो कार जिसे शनाया मैम और परी ऑफिस के लिए निकले थे। आहान बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। रिया ने आगे कहा, वो कार आपके लिए थी, पर शनाया मैम जल्दी से आपके लिए सर्विस करवाई गई कार ही लेकर निकल गई। इससे साफ पता चलता है कि वो एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया था। उसका टारगेट आप थे, परी या शनाया मैम नहीं। जैसे ही आहान ने यह बात सुनी वो एकदम हैरान रह गया, पर अगले ही पल उसने रिया से कहा, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, और पता करो कि ये सब किसने किया, क्योंकि ये सब जिसने भी किया है वो मेरे हाथ से बच के नहीं जा पाएगा। आज उसकी वजह से मेरी शनाया मुझसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसकी ये बात सुन और ये बोलते वक्त उसके एक्सप्रेशन देख रिया एक पल के लिए थोड़ा डर गई, पर शनाया को खो देने का दुख उसे भी था। उसने कहा, ओके सर, मैं ध्यान रखूंगी, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, और हम इस बात का पता लगाकर रहेंगे कि इन सब के पीछे आखिर कौन है। जवाब में आहान ने बस अपना सर हिला दिया। रिया वहाँ से चली गई, पर आहान अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर सूरत में उसे मारने की साजिश कौन कर सकता है, कहीं उसका कोई करीबी तो नहीं। फिर उसे कुछ ध्यान आया और उसे वो शख्स मिल गया जिस पर वो इस एक्सीडेंट के लिए डाउट कर सकता था। एक्चुअली आहान को इन सब का पूरा डाउट जिग्नेश काका पर था। आहान इस वक्त अपने स्टडी रूम में ही था। वो अपना ऑफिस का काम कर रहा था। घर में परी के रूम को छोड़कर बाकी पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तभी कुछ सोचते हुए आहान अपना लैपटॉप खोलकर घर के आंगन वाले सीसीटीवी फुटेज को देखने लगा। मयूरी इस वक्त आंगन में परी के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते उसे ऑरेंज खिला रही थी। तभी मयूरी ने परी से बहुत ही प्यार से कहा, परी बेटा, ये लो, अब जल्दी से ये ऑरेंज फिनिश कर दो। मयूरी की बात सुनकर परी ने अपना मुंह बनाते हुए उससे कहा, मेरी प्यारी दीदी, अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, मुझे ये ऑरेंज अभी नहीं खाना। तभी मयूरी ने उसे थोड़ा जिद करते हुए कहा, परी बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, और आप तो गुड गर्ल हो ना, तो जल्दी से ये ऑरेंज फिनिश कर दो। और वैसे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं ताकि आपकी बॉडी की सारी वीकनेस जल्दी से खत्म हो जाए। समझाई छे कि रिपीट करूं? मयूरी के इतना कहने पर परी भी मान गई। उसने उसके हाथों से ऑरेंज लेते हुए उससे कहा,
अब आप इतना कह रही हैं तो मैं ये खा ही लेती हूँ, और वैसे भी मैं तो गुड गर्ल हूँ, मैं अभी ये सारा ऑरेंज फिनिश कर दूंगी। परी फुल ड्रामा क्वीन थी और ऑरेंजेस खा रही थी, पर तभी उसने ऑरेंज के कुछ पीसेस मयूरी की ओर बढ़ाते हुए कहा, दीदी आप भी मेरे साथ ऑरेंज खाओ, एक पीस आपका एक मेरा। परी के जिद करने पर मयूरी भी उसे मना नहीं कर पाई और ऑरेंज खाने लगी। इस वक्त परी और मयूरी की बॉन्डिंग बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह लग रही थी। वहीं आहान स्टडी रूम में बैठा ये सब देख रहा था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त मयूरी पर ही था कि वो परी का कितने अच्छे से ख्याल रख रही थी। वो परी को समझती भी थी और उसे समझा भी देती थी। ये सब देख कर आहान के फेस पर स्माइल आ गई। तभी स्टडी रूम में किसी के आने की आहट हुई। वो आवाज़ सुन उसने जल्दी से अपने लैपटॉप पर कुछ और ओपन कर लिया, पर तभी वहाँ बा एक हाथ में छड़ी पकड़े धीरे धीरे चलते हुए स्टडी रूम में आ गई। उन्हें अंदर आता देखकर आहान खड़ा हो गया और उनके पास जाकर उन्हें पकड़ते हुए बोला, बा आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे ही बुला लिया होता। आइए यहाँ बैठ जाइए। बा इस वक्त कुछ सीरियस लग रही थी और जैसे ही आहान ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ और मैं खुद वहाँ जाकर बैठ जाऊँगी। इतना कहकर बा खुद जाकर वहाँ रखी एक चेयर पर बैठ गई। वहीं आहान को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बा का मूड इतना ज़्यादा खराब क्यों है। उसने कुछ सोचते हुए उनसे कहा, क्या बात है बा, सब ठीक तो है ना? आप बहुत परेशान लग रही हो। आहान की बात सुनकर बा ने अपनी आंखों से थोड़े आंसू निकालते हुए उससे कहा, परेशान ना हो तो क्या करूं बेटा? बा को ऐसा कहते हुए देखकर उसने फिर से पूछा, पर बा बात क्या हुई है ये तो बताओ। तभी बा ने उसे कहा, आहान सच सच बता, परी की माँ कौन है? बा के मुंह से ये सवाल सुनकर आहान एक पल के लिए हैरान ही रह गया, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि बा अचानक से आकर उससे ये सवाल पूछ लेंगी, और फिर वो भी बा से क्या ही कहता। उसे तो खुद नहीं पता कि आखिर परी की माँ कौन है। आहान सिर्फ और सिर्फ सनाया से प्यार करता था। उसने आज तक किसी लड़की को अपने करीब तक नहीं आने दिया था, तो किसी लड़की को छूने की तो बहुत दूर की बात थी। पर उसके बावजूद उस रात एक 3 साल की बच्ची अचानक उसकी ज़िंदगी में आ गई और उसे डैडी कहने लगी। और फिर उसके बाद तो इतना सब हो गया कि उसे ये पता लगाने का अब तक टाइम ही नहीं मिल पाया था। ऊपर से उनका डीएनए भी मैच हो गया था। आहान को खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि परी उसकी बेटी कैसे हो सकती थी और उसकी माँ कौन थी। इन्हीं सब ख्यालों से बाहर आते हुए आहान बा के पास बैठ गया और उनका एक हाथ पकड़ते हुए बोला, बा मुझ पर यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं पता कि परी की माँ कौन है। मैंने आज तक किसी लड़की को तक छुआ तक नहीं है। आप मुझ पर यकीन तो करती हैं ना? बा ने उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बेटा यकीन तो मैं तेरे दादाजी पर भी बहुत करती थी, पर जब मुझे जिग्नेश के बारे में पता चला और जब ये बात सबके सामने आई तो उन्होंने भी मुझे यही सफाई दी थी कि उन्होंने आज तक मेरे अलावा किसी और लड़की को छुआ तक नहीं था। अब तू ही बता मैं कहाँ गलत हूँ? बा की बात सुनकर आहान को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच थी कि जिग्नेश अंकल उसके दादाजी के नाजायज़ बेटे थे। तभी उसने एक बार फिर बा को यकीन दिलाते हुए उनसे कहा, पर मैं सच कह रहा हूँ बा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द इस बात का पता लगा कर रहूँगा कि ये परी की माँ कौन है। आहान की बात सुनकर बा ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर खड़े होकर धीरे धीरे वहाँ से जाने लगी। तभी आहान ने एक बार फिर उनसे कहा, बा मैं छोड़ देता हूँ आपको आपके रूम तक। इस पर बा ने कहा, मानती हूँ मैं 70 साल की होने वाली हूँ, पर मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपने कमरे तक भी ना जा सकूँ। तुम मेरी टेंशन मत ले, मैं चली जाऊँगी। और फिर वो स्टडी रूम से बाहर चली गई। आहान अभी भी उन्हें वहाँ से जाता हुआ देख रहा था। कुछ पल बाद फिर से अपना लैपटॉप खोलकर सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। मयूरी और परी दोनों साथ में बहुत खुश लग रही थी और इस वक्त तक परी ने अपना ऑरेंज भी फिनिश कर दिया था। तभी वहाँ अचानक से हेतल काकी आ गई। वो मयूरी के पास आकर कहने लगी, ये ऑरेंज तुम्हारे लिए नहीं था, परी के लिए था, तो फिर तुमने उसका ऑरेंज क्यों खाया? उनकी बात सुनकर मयूरी ने उनसे कहा, मुझे पता है मैम, वो तो परी जिद कर रही थी तो मुझे इसका दिल रखने के लिए एक पीस खाना पड़ा। इस पर हेतल ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, पता है मुझे पता है, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अमीर घर देखा नहीं कि आ गई लार टपकाने। तुम सिर्फ भोली बनने का नाटक करती हो, पर अंदर से कुछ और ही हो। इस बार तो तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी? मयूरी इस बात को ज़्यादा खींचना नहीं चाहती थी। वो शांति से बस इसे यहीं ख़त्म कर देना चाहती थी, इसलिए उसने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ओके मैम। तभी हेतल ने आगे उससे कहा, चलो छोड़ो ये सब
और मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। चोट लगने की वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। उनकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, आप इसके लिए किसी और को बोल दीजिए। मिस्टर रायजादा ने मुझे परी का ध्यान रखने के लिए कहा है। मैं परी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। उसके मुंह से ना सुन हेतल भड़क गई। उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मना किया। औकात मत भूल तू अपनी। सिर्फ एक नर्स है तू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चुपचाप मुझे घर तक छोड़ कर आ। उनकी बात सुनकर मयूरी को इस वक्त मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि थी तो वो भी रायजादा फैमिली की मेंबर ही, इसलिए उसे उनकी बात माननी ही पड़ी। वहीं आहान इस वक्त स्टडी रूम में बैठा बाहर की सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था और ये भी देख रहा था कि कैसे हेतल काकी बिना मतलब मयूरी को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। बस चुपचाप वहाँ बैठा सब कुछ देखता रहा। हेतल के कहने पर मयूरी उन्हें उनके घर तक छोड़ने के लिए चली गई, पर वो दरवाजे पर ही उन्हें छोड़कर जाने लगी। अब प्लीज़ आप अंदर चली जाइएगा, परी वहाँ अकेली है, मुझे उसका ध्यान रखना है। यह सुन हेतल ने चिल्लाते हुए उससे कहा, क्या तुम सभी काम आधे अधूरे ही करती हो? अगर मैंने ये बात आहान को बता दी तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, समझी? चलो अब मुझे जल्दी से मेरे रूम तक छोड़ कर आओ। हेतल के कहने पर मन मार कर मयूरी को उन्हें उनके रूम तक छोड़कर जाना ही पड़ा। उन्हें उनके रूम तक छोड़ने के बाद मयूरी वहाँ से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उन्होंने फिर से उससे कहा, जाओ जाकर किचन से मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। वहाँ से चलकर आने की वजह से मुझे प्यास लगने लग गई है। जाओ भी, अब सोच क्या रही हो? जाकर जल्दी से मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। ना चाहते हुए भी मयूरी को उनके लिए पानी लाकर देना पड़ा। उसने पानी का गिलास लाकर उनके रूम के साइड टेबल पर रख दिया, पर पहले की तरह फिर से हेतल ने बिना देखे ही पानी पीना शुरू कर दिया और फिर चिल्लाते हुए बोली, हाउ डे यू, तुमने फिर से मुझे गर्म पानी लाकर दिया। और इतना कहकर उन्होंने उस पर पानी फेंकने की सोची, पर मयूरी इस वक्त उनसे दूर खड़ी थी, इसलिए वो उस पर पानी नहीं फेंक पाई। मयूरी दूर से खड़ी ये सब देख रही थी। जब उसने हेतल का मायूस चेहरा देखा तो वो हंसते हुए बोली, वो मैं पहले ही थोड़ा दूर खड़ी हो गई थी, क्योंकि आपके हाथों से तो अक्सर गिलास छूट जाता है। मयूरी की बात सुनकर हेतल का गुस्सा आ गया। तुम्हें तो मैं, पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वहाँ उनका नौकर आ गया। उसने अंदर आते हुए कहा, मैम ये लीजिए आपकी डायमंड क्लिप। उसे देख हेतल ने थोड़ा शांत होते हुए कहा, ठीक है इसे दे दो और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जी मैडम। इतना कहकर वो नौकर वहाँ से चला गया। वहीं मयूरी ने भी वो डायमंड की क्लिप का बॉक्स हेतल को दे दिया और वहाँ से जाने लगी, पर तभी हेतल ने एक बार फिर उसे रोकते हुए कहा, लगता है तुम्हें यहाँ से जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे हाथों में चोट लगी है और मैं ये क्लिप्स खुद से नहीं पहन सकती? यहाँ आकर मेरी ये क्लिप्स पहनने में मेरी हेल्प करो। उनकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, मैम मुझे लेट हो रहा है, आप किसी और को कहकर ये पहन लीजिएगा। पर मेरा इंतजार कर रही होगी परी, और मैं से भी मिस्टर रायजादा को पता चला कि परी को अकेले छोड़कर आई हूँ तो घर जाते ही मुझे उनसे डांट पड़ जाएगी। इस पर हेतल ने कहा, रुको, बस ये क्लिप पहनने में मेरी हेल्प कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ नहीं रोकूंगी, तुम चली जाना। उनकी बात सुनकर मयूरी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उनके पास जाते हुए बोली, ठीक है। और फिर वो उनकी क्लिप पहनने में हेल्प करने लगी। ये क्लिप दिखने में बहुत सुंदर थी, इसका वाइट डायमंड भी बहुत ज़्यादा चमक रहा था। मयूरी ने वो क्लिप हेतल के बालों में लगा दी। उसके बाद हेतल ने उसे जाने की परमिशन देते हुए कहा, ठीक है तुम अब जा सकती हो। यह सुनने के बाद मयूरी वहाँ से चली गई, पर वो जाते जाते अपने मन मन में बड़बड़ा रही थी, सो मुसीबत छे या कहना जी प्लीज़ ध्यान रखो जी। वहीं अंदर रूम में बैठी हेतल के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही स्माइल थी। वो अपने मन में खुश होते हुए कह रही थी, बहुत अकड़ है ना तुझमें, अब मैं भी देखती हूँ